हेलो एवरीवन। मैं सीए सचिन गुप्ता आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम आपके साथ एक नया सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं। सीए इंटरमीडिएट में पेपर नंबर 3, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये एक बेहतरीन सब्जेक्ट है और ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। जिन बच्चों ने फाउंडेशन के थ्रू यहाँ पे एंट्री ली है, उन्होंने ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है, उनके लिए ऑल टुगेदर नया सब्जेक्ट है। जो बच्चे डायरेक्ट एंट्री लेकर आ रहे हैं ग्रेजुएशन के बाद, उन्होंने कहीं ना कहीं इस सब्जेक्ट को बेसिक तौर पे पढ़ा होगा। लेकिन जब हम इस सब्जेक्ट को यहाँ पर आपको इंटरमीडिएट लेवल पे पढ़ाएंगे तो हम बिल्कुल स्क्रैच बिगनिंग से पढ़ाएंगे। ये बात ध्यान में रख के पढ़ाएंगे कि आपने इस सब्जेक्ट को पहले नहीं पढ़ा है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ें तो इसमें आगे जाके एक बड़ा फील्ड भी निकलता है। मतलब आप कॉस्टिंग के क्षेत्र के अंदर काफ़ी कुछ कर सकते हैं। हमारा ये जो पेपर है पूरे 100 नंबर का है। इसमें मोस्टली प्रैक्टिकल चीज़ें आती हैं। हम आपको यहाँ पर 2 सेट्स ऑफ बुक देंगे, 2 वॉल्यूम ऑफ बुक देंगे, जिसमें इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चंस कवर होंगे। अभी तक जितने भी पास्ट एग्जाम्स हुए हैं, उनके सारे क्वेश्चंस कवर होंगे। आरटीपी यानी कि रिविजनरी टेस्ट पेपर, एमटीपी यानी कि मॉक टेस्ट पेपर, उसके भी सारे सवाल हमारी बुक के अंदर कवर होंगे। इसके अलावा कुछ पर्सनल सेट ऑफ क्वेश्चंस भी हैं, थ्योरी भी है, फॉर्मेट, फॉर्मूलाज, एवरीथिंग उस बुक के अंदर कवर है। आप कह सकते हैं एक कंप्लीट ब्लेंड ऑफ प्रैक्टिस आपको दिया जाएगा। आपने सिर्फ उन 2 बुक्स को करना है, बाहर से कोई और मटेरियल आपको रेफर नहीं करना है। हम अपने नोट्स के अंदर नवंबर 22 तक के सारे क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। लेकिन हो सकता है आपका अटेम्प्ट आने वाले कुछ टाइम के बाद हो, जैसे मई 23, नवंबर 23 या उसके बाद। इस दौरान हो सकता है इंस्टीट्यूट के कुछ नए क्वेश्चंस आ जाए मटेरियल के अंदर, या कोई नया आरटीपी आ जाए, नया मॉक टेस्ट आ जाए। आप उसकी चिंता ना कीजिए, हम उसके वीडियो सॉल्यूशंस बना के आपको प्रोवाइड कराएंगे। आप चाहें तो उनको लाइव में भी कर पाएंगे, या अगर आपने रिकॉर्डेड देखना है तो उसके लिंक्स हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। मैं आपको अपना एक कॉन्टैक्ट नंबर दूँगा, जिसमें आप मेरे को कॉल करके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, बट उसका एक लिमिटेड टाइम फ्रेम मैं आपको दूँगा, उसी दौरान आप कॉल करके पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप उसी नंबर पे आप कभी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जब भी मैं फ्री होऊँगा उसका रिप्लाई कर दूँगा। कई बार कुछ क्वेश्चंस बड़े होते हैं, व्हाट्सएप पे भेजना मुश्किल होता है, तो आप मेल के माध्यम से भी दे सकते हैं, मैं आपके साथ अपना ईमेल आईडी भी शेयर करूँगा। हम आपको बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस कराने वाले हैं, बस आपका फ़ोकस हमारे साथ बना रहना चाहिए। हमारा अगर आप पास रिज़ल्ट देखेंगे तो 99 मार्क्स भी कॉस्टिंग में बच्चों ने स्कोर करे हैं, तो आप मान के चलिए 100 भी अब दूर नहीं है, हो सकता है आप ही में से किसी के 100 नंबर आ जाए। बस और बस आपने हमारी क्लासेस को फ़ोकस करना है और ध्यान से मन लगा के चीज़ों को करना है। करीब हमारा ये जो कंटेंट रहेगा, ये 160-170 आवर्स के आसपास रहेगा। हम एक क्लास का ड्यूरेशन अप्रॉक्सिमेट 2 घंटे के आसपास का रखेंगे। आज हमारा पहला लेक्चर रहेगा जिसमें हम कोई टॉपिक तो शुरू नहीं करेंगे, बट कॉस्टिंग के जो बेसिक्स हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे। कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है, इस सब्जेक्ट के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, कौन-कौन से चैप्टर्स हैं। सो इस तरह की चीज़ें हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। बट ये सेशन में इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बेसिक आपका यहीं से बनेगा। तो आज हम अपना सेशन शुरू कर रहे हैं। आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं अब से। अ, हम लोग जो भी चीज़ क्लास में लिखेंगे, इसको हम क्लास खत्म होने के बाद ना सेव कर लेते हैं और इसका पीडीएफ बना लेते हैं और वो आपके साथ शेयर करते हैं। अब बच्चे कहते हैं फिर तो जब हम ये क्लास देखेंगे, फिर हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी कंटेंट हमारे पास होगा। ये गलती भूल के भी मत करना। इसकी 2 वजहें हैं। पहला, आपका डबल टाइम लगेगा। एक, पहले क्लास देखेंगे, बाद में नोट्स में से कॉपी करेंगे। दूसरा, इस क्लास को देखने का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा जब तक चीज़ें अपने हाथ से नहीं लिखेंगे। अब सवाल ये है, सर फिर वो पीडीएफ अब हमें क्यों प्रोवाइड करा रहे हैं? वो हम इसलिए प्रोवाइड करा रहे हैं, जैसे हमने क्लास में कुछ चीज़ें लिखी। हो सकता है कि हमने स्क्रीन को स्क्रॉल कर दिया। इन द मीन टाइम आपको कुछ काम आ गया, आप 2 मिनट इधर देखने लगे और आपका कुछ छूट गया पोर्शन। तो आप उन नोट से अपनी कॉपी को अपडेट कर सकते हैं। वैसे तो हम आपको सफिशिएंट टाइम क्लास के अंदर देंगे, बट स्टिल कई बार क्या होता है, 1-2 चीज़ें रह जाती हैं, तो आप वहाँ से अपडेट कर सकते हैं। तो आपको लिखना
सिर्फ और सिर्फ क्लास के अंदर है और यहीं पे प्रैक्टिस करना है। हम लोग आपको यहाँ पे टेस्ट भी कंडक्ट करते रहेंगे, हम पीडीएफ के माध्यम से आपको टेस्ट देते रहेंगे और उनके सॉल्यूशंस लिख के आप हमें भेजेंगे, हम आपको आपकी प्रोग्रेस बताएंगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे भी लाइव आता रहूँगा और उस लाइव सेशन के अंदर भी कुछ-कुछ चीज़ें आपको पढ़ाते रहेंगे, आप मेरे साथ उस चैनल पे कनेक्ट कर सकते हैं। अभी के लिए मैं अपना सेशन शुरू कर रहा हूँ, कॉस्टिंग का बेसिक जो है वो आपके साथ डिस्कस करूँगा आज। आइएगा ज़रा। सबसे पहले हमारा जो सब्जेक्ट है वो है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये हमारा सब्जेक्ट है। मैं आपको बताना चाहता हूँ इस सब्जेक्ट का जो नंबर है वो पेपर 3 है। सीए इंटरमीडिएट के अंदर पेपर नंबर 3 कॉस्टिंग का है जो पूरे 100 मार्क्स का है। सर ये बताइए पेपर कैसा आता है? ईज़ी आता है, मुश्किल आता है, लेंथी होता है, शॉर्ट होता है? देखिए, अगर आप सारी चीज़ें पढ़ के जाएँगे, तो आप 3 घंटे के अंदर पेपर कंप्लीट भी कर सकते हैं और 2 बार उसको रिवाइज़ भी कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं। और अगर आप पढ़ के नहीं जाएँगे, तो मैं आपको बताता हूँ कोई 6 घंटे भी दे दे तब भी आप उस पेपर को पूरा नहीं कर सकते हैं। सर छोड़ना क्या-क्या है? छोड़ना कुछ भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर हर चैप्टर से मोर और लेस क्वेश्चन पूछा जाता है। बात अलग है किसी टॉपिक से 5 मार्क का है, किसी टॉपिक से 10 मार्क का। सर क्वेश्चन कितने बड़े आते हैं? यहाँ पे मैक्सिमम वेटेज जो होती है क्वेश्चन की वो 10 मार्क की होती है। एवरेज 10 मार्क का क्वेश्चन पूछते हैं और कम में 5 नंबर का या 4 नंबर का पूछ लेते हैं। सर थ्योरी का क्या सीन है? थ्योरी अगर देखें तो मोस्टली ऑप्शन के अंदर आती है, कंपल्सरी नहीं आती है। क्या बहुत ज़्यादा आती है? बहुत ज़्यादा तो नहीं, एक क्वेश्चन थ्योरी का आता है, रेस्ट प्रैक्टिकल होते हैं। सर थ्योरी छोड़ के जाएँ तो कैसा रहेगा? अच्छा आइडिया नहीं है। उसका कारण है, अगर थ्योरी सीखोगे नहीं तो प्रैक्टिकल कैसे करोगे? और जब थ्योरी सीख ही ली है तो आराम से उसको लिख भी तो सकते हैं, लिखने में क्या दिक्कत है? और प्रोफेशनल कोर्स की जो थ्योरी होती है उसमें आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं, ऐसा नहीं कि उसमें नंबर कम मिलेंगे। क्योंकि यहाँ पे ना वो जो ठस थ्योरी होती है, भरी-भरी थ्योरी होती है, वो सब नहीं होती। पॉइंट वाइज़ आंसर लिखने होते हैं और अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करके लिखना होता है। वेटेज भी कोई ज़्यादा नहीं होती, 5 मार्क तक का कॉन्सेप्ट पूछते हैं। तो इसमें 5 में से पूरे 5 नंबर लिए जा सकते हैं। तो आप 100% प्रिपरेशन के साथ जाएँगे, किसी भी तरह का रिस्क एग्ज़ाम में नहीं लेना है। सर पेपर बताइए कैसा आता है? आइए, देखिएगा, पेपर कैसा आता है मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6। ये कुल मिला के 6 क्वेश्चन एग्ज़ाम में होते हैं। जो पहला क्वेश्चन होता है, वो कंपल्सरी होता है। पहला क्वेश्चन कंपल्सरी होता है। अब बच गए 2 से लेकर 6 तक। इनके साथ लिखा होता है एनी 4, मतलब अगले 5 में से आपको 4 क्वेश्चंस करने होते हैं। इसको एक्सटर्नल चॉइस बोल देते हैं, लेकिन पहला क्वेश्चन कंपल्सरी है। अगर आपने किया तो मार्क्स मिलेंगे, नहीं किया तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये जो पहला क्वेश्चन है, ये 20 मार्क्स का है। इनफैक्ट सारे ही क्वेश्चन 20 मार्क्स के होते हैं। बट पहले क्वेश्चन के 4 पार्ट्स होते हैं और ये सारे पार्ट्स 5 नंबर के होते हैं, 5 मार्क ईच। बाकी क्वेश्चंस के 2 पार्ट होते हैं और ये दोनों पार्ट 10-10 नंबर के होते हैं। आजकल स्लाइड चेंज देखा गया है। पीछे 1-2 अटेम्प्ट से जो 5th क्वेश्चन है उसके 3 पार्ट करने लग गए हैं। एक 10 मार्क का, एक 5 का, एक 5 का। अभी रिसेंटली जो एग्ज़ाम हुआ उसमें थोड़ा-सा चेंज कर दिया। एक 10 का, एक 6 का, एक 4 का। ये 3 पार्ट 10, 5, 5 की बजाय 10, 6, 4 कर दिया। तो इतना चेंज तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्ज़ाम के अंदर।
लेकिन मैं आपको बताता हूँ जो 4 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, उसमें भी इनफैक्ट उतनी ही मेहनत होती है जितने 5, 6 और 10 नंबर के में होती है। 4 नंबर के सवाल में समय कम नहीं लगता, समय उतना ही लगता है जितना 10 नंबर में लगता है। क्योंकि यहाँ पर हर टॉपिक के अंदर एक इक्वल वेटेज दी गई है। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करते हैं। असल में इसमें 5 पार्ट्स होते हैं और एग्जामिनर कहता है डू एनी 4 और सारे ही पार्ट्स 5 मार्क के होते हैं। ये जो लास्ट पार्ट है, लास्ट क्वेश्चन है, ये आमतौर पे कॉस्टिंग की थ्योरी और कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस्ड होता है। इसमें प्रैक्टिकल बहुत कम देखा गया है। मोस्टली थ्योरी का ही ये पार्ट होते हैं, 5 होते हैं और कहते हैं कोई भी 4 आप इसके अंदर कर दें। आजकल थ्योरी को कम करके कॉन्सेप्ट्स डालने लग गए हैं यहाँ पर। खैर जब आप कोर्स को बढ़ाएंगे तो आपको पता चलेगा इसके अंदर क्या पूछते हैं। आइए अब हम आज यहाँ पे अपना कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं। आप देखेंगे हमारा सब्जेक्ट का नाम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सबसे पहले कॉस्ट क्या होता है? देखिए, मैं कोई भी चीज़ बनाता हूँ, बनाने के बाद मैं उसकी कॉस्ट निकालता हूँ, यानी कि लागत, मेरा कितना खर्चा लगा। फिर उसके अंदर मैं कुछ मार्जिन ऐड करता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को भी रिवॉर्ड मिलना चाहिए, इनाम मिलना चाहिए, मैंने भी तो बनाया है। तो मार्जिन ऐड करने के बाद एक प्राइस आता है, उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस, उतने में मैं सामान को बेचता हूँ। तो एक तरह से देखिए, मेरी दुकान पर कोई ग्राहक आया, मैंने उसको कोई सामान बेचा, उसने बदले में मेरे को पैसे दिए। जो पैसे मेरे पास आते हैं, आप कह सकते हैं वो सेल्स का अमाउंट है, वो सेलिंग प्राइस का अमाउंट है। उसके अंदर कॉस्ट भी होती है, उसके अंदर प्रॉफिट भी होता है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं, अगर मैं कोई बिज़नेस करता हूँ, कोई सामान बना के बेचता हूँ, तो जितनी भी कॉस्ट है, वो कस्टमर से रिकवर की जाती है। मेरा मार्जिन भी कस्टमर से रिकवर किया जाता है। तो एक तरह से कॉस्ट और प्रॉफिट सेलिंग प्राइस का पार्ट होते हैं। आप सोच के देखिए, क्या मैं अपने घरेलू खर्चे भी उस ग्राहक से रिकवर कर सकता हूँ? नहीं, वो घरेलू खर्चे रिकवर नहीं कर सकता। जो सामान मैंने उसको दिया, उसको बनाने में जो मेरी लागत आई, मैं वही कस्टमर से रिकवर कर सकता हूँ। तो कॉस्ट का मतलब क्या होता है? कोई भी खर्चा अगर हम लोग कमाने के लिए करते हैं और जिसको कस्टमर से रिकवर कर सकते हैं एज अ पार्ट ऑफ सेलिंग प्राइस, उसको कॉस्ट बोलते हैं। अब मान लीजिए एक आदमी खाली बैठा था, उसने सोचा मैं एक बिजनेस करता हूँ। तो बिजनेस करने के लिए उसने एक जगह किराए पे ली। उस जगह का किराया 20,000 रुपये महीना है, जिसको हम रेंट बोल देते हैं। तो रेंट क्या हो गया? कॉस्ट हो गई। इसके बाद वो कहता है बेचने के लिए कुछ सामान चाहिए, वो होलसेल मार्केट में जाता है, कुछ सामान खरीद के लेकर आता है जिससे कि उसको बेच सके। इसको आप अकाउंट्स में परचेजेस बोलते हैं, तो ये भी कॉस्ट हो गई। उसके बाद उसने 2-3 बंदे रख लिए दुकान पर माल को बेचने के लिए या कस्टमर्स के साथ डील करने के लिए, जिनको हम सेल्समैन बोल देते हैं। उनकी सैलरी इज़ कॉल्ड सेल्समैन सैलरी। इसके अलावा दुकान का बिजली का बिल आता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वो भी एक तरह का कॉस्ट है। आप देखिए शुरू से लेके आखिर तक हमने जितने भी खर्चे करे, वो सब कमाने के लिए करे हैं। चाहे हमने दुकान का रेंट दिया हो, चाहे हमने परचेजेस करी हो, सेल्समैन की सैलरी रही हो या दुकान का बिजली पानी बिल, दीज आर ऑल कॉस्ट। अब होता क्या है, एक दिन उसके यहाँ आग लग जाती है। दुकान को ठीक ठाक कराने में उसका 20,000 रुपया लगता है। क्या ये भी कॉस्ट है? सर, लगती तो ये भी कॉस्ट है। उसका कारण है, ये कोई पर्सनल एक्सपेंस तो नहीं है। आग घर पे तो नहीं लगी, आग तो दुकान पे लगी है। हाँ, आग दुकान पे लगी है, लेकिन आप इसको कॉस्ट नहीं बोल सकते क्योंकि आप ये कस्टमर से रिकवर नहीं कर सकते। उसका कारण ये है, अगर आप इसको कॉस्ट मानेंगे तो आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, उसके ऊपर आप मार्जिन ऐड करेंगे, आपका सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो जाएगा। अब इंडस्ट्री में आग आपके यहाँ लगी है, और भी तो लोग हैं, और भी तो सेलर हैं, उनके यहाँ तो आग नहीं लगी। तो ग्राहक तो फिर उनसे जाके खरीदेंगे, हमारे यहाँ कौन आएगा? कोई भी नहीं आएगा। इसका मतलब अगर साधारण तरीके से सोचें, ये है तो बिज़नेस के अंदर का एक्सपेंस क्योंकि बिज़नेस प्रीमिसेस पे आग लगी है। बट स्टिल हम इसको कॉस्ट नहीं बोलेंगे क्योंकि हम इसको कस्टमर से रिकवर नहीं कर सकते एज़ अ पार्ट ऑफ सेलिंग प्राइस।
ये एक एबनॉर्मल आइटम है। तो इसका होगा क्या? मान लीजिए हम साल भर में 5 लाख रुपया कमाते हैं, वो अपने घर ले जाते हैं, उससे हम अपने सारे पर्सनल खर्चे चलाते हैं। लेकिन इस सिनेरियो में क्या होगा? 5 लाख रुपए हमने कमाया, उसमें से जो एबनॉर्मल लॉस है, जो भी आग का नुकसान है, वो रिकवर कर लेंगे, मतलब वो उसमें से पे ऑफ कर देंगे। मान लीजिए 20,000 का नुकसान था, तो 5 में से 20 पे ऑफ कर दिए, घर 4,80,000 ले जाएंगे। तो एक तरह से जितने भी एबनॉर्मल खर्चे हो गए, वो हम खुद ब खुद पे ऑफ करते हैं, उसको कस्टमर से रिकवर नहीं करते, उसको हम अपने प्रॉफिट में से एडजस्ट करते हैं। तो कुल मिला के कॉस्ट का मतलब क्या हुआ? कोई भी खर्चा जो हम कमाने के लिए करते हैं, उसको कॉस्ट बोलते हैं। लेकिन ये अधूरी डेफिनेशन है, पूरी डेफिनेशन क्या है? कोई भी खर्चा हम कमाने के लिए करते हैं, जिसको हम अल्टीमेटली कस्टमर से रिकवर कर सके एज अ पार्ट ऑफ सेलिंग प्राइस, उसको कॉस्ट बोलते हैं। आइए थोड़ा सा डेफिनेशन लिख लेते हैं, जिससे कि आप इसको लंबे समय तक याद रख सकें। हिंदी लिखने की कोशिश तो करी है। लागत, कॉस्ट क्या होता है? इट मीन्स expenses incurred in the process of generating revenue, which can be recovered from customer as a part of selling price। कोई भी खर्चा जो हम कमाने के लिए करते हैं, जिसको हम कस्टमर से रिकवर कर सकते हैं एज अ पार्ट ऑफ सेलिंग प्राइस, उसको बोलते हैं कॉस्ट। अब हमारा जो सब्जेक्ट है, उसका नाम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। हम इसको दो भाग में पढ़ते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है। लेकिन इसको पढ़ते हुए हम लोग बार बार कॉस्टिंग का उपयोग करते हैं। हम कभी भी नहीं बोलते हमारा सब्जेक्ट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, हम कहते हैं कॉस्टिंग कर रहे हैं, कॉस्टिंग की क्लास ले रहे हैं, कॉस्टिंग का काम कर रहे हैं। क्या कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग एक ही चीज है? आपने 12th क्लास में अकाउंटेंसी पढ़ा होगा, तो कॉस्ट अकाउंटेंसी भी तो शब्द हो सकता है। क्या ये सब एक ही बात है या इनमें कुछ डिफरेंस होता है? कुछ ना कुछ मामूली सा डिफरेंस है। हम आपको वो सारी चीजें अब एक्सप्लेन करेंगे, इनमें क्या डिफरेंस होता है। साथ में हम कॉस्टिंग क्यों पढ़ते हैं, जब ऑलरेडी हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, कंपनी अकाउंट्स है, इसकी जरूरत क्या पड़ी कॉस्ट अकाउंटिंग की। ये सब चीजें मैं आपके साथ आज के सेशन में डिस्कस करूंगा। अभी सबसे पहले हम कॉस्ट अकाउंटिंग को सीखेंगे। मैं एक बार इसकी एक डेफिनेशन लिखवा देता हूं कि वो क्या होता है, उसके बाद फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे। आइए, कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग, it is a process of accounting for cost or
accumulation of cost related information. It is a process of accounting for cost or accumulation of cost related information. It start with recording of income and expenditure. It start with recording of income and expenditure and ends with preparation of cost statement. It is very essential for cost control and for costing. एक बार मैं डेफिनेशन पढ़ देता हूँ. क्या लिखा है डेफिनेशन में देखिए. It is a process of accounting for cost or accumulation of cost related information. It starts with recording of income and expenditure and ends with preparation of cost statement. It is very essential for cost control and for costing. एक बार इसका मतलब बताता हूँ. कॉस्ट अकाउंटिंग आप कितने भी टाइम पीरियड के लिए कर सकते हैं. जैसे आपने अकाउंट्स में देखा, वहां पे आमतौर पे जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट हम बनाते हैं, चाहे बैलेंस शीट हो या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो, ट्रेडिंग अकाउंट हो, वो आमतौर पे एनुअल बनता है. कॉस्ट अकाउंटिंग में ऐसा कुछ भी नहीं है. आप कॉस्ट अकाउंटिंग डेली भी कर सकते हो, वीकली भी कर सकते हो, मंथली भी कर सकते हो, क्वार्टरली भी कर सकते हो, हाफ ईयरली भी कर सकते हो, ईयरली भी कर सकते हो. ये आपके बिजनेस और उसमें होने वाले ट्रांजैक्शंस के ऊपर डिपेंड करता है. कॉस्ट अकाउंटिंग होता क्या है? देखिए, एक टाइम पीरियड के अंदर जो भी खर्चा लगा है उन सबको अकाउंट फॉर करना. अकाउंट फॉर करने का मतलब होता है ध्यान में लाना, और सरल भाषा में उसको एक जगह इकट्ठा करके लिखना कॉस्ट अकाउंटिंग कहलाता है. अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट का मतलब आप प्योर अकाउंट्स के अंदर ना जाएं. अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट का मतलब है जो भी खर्चा आपने लगाया है उसको अकाउंट फॉर करना, एक तरह से उसको लिखना, इज कॉल्ड कॉस्ट अकाउंटिंग. या एक्यूमुलेशन. एक्यूमुलेशन का मतलब होता है इकट्ठा करना. तो ध्यान में लाना या इकट्ठा करना एक ही बात हो गई. कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब क्या है? एक टाइम पीरियड के अंदर आपने जितना भी खर्चा लगाया है उसको ध्यान में लाना या उसको इकट्ठा करना कॉस्ट अकाउंटिंग कहलाता है. ये स्टार्ट कैसे होता है? यहां पर हम इनकम और एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करते हैं. वैसे हमने इनकम वर्ड लिख दिया है. मेनली कॉस्ट अकाउंटिंग में एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करते हैं और अंत में कॉस्ट स्टेटमेंट बनाते हैं. कॉस्ट स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं आपको बताया जाएगा. ये बहुत जरूरी है कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्टिंग के लिए. अब ये होता क्या है मैं आपको एक दो एग्जांपल के माध्यम से बताता हूं. देखिए, कॉस्टिंग की एक डेफिनेशन और लिख लेते हैं, उसके बाद दोनों को इकट्ठा करके समझाएंगे. कॉस्टिंग. इट इज अ प्रोसेस ऑफ determining
per unit cost of goods and सर्विसेज। मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से कॉस्ट अकाउंटिंग और कॉस्टिंग को एक्सप्लेन करता हूं। हम जो एग्जाम्पल आपके लिए लेंगे वो डे टू डे लाइफ के होंगे। आप कॉस्टिंग को बेहद ईजी पाएंगे क्योंकि आपको लगेगा ये तो हम रूटीन में रोज करते हैं और इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे। आपको ये सब्जेक्ट कभी भी मुश्किल नहीं लगेगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक आदमी है, उसने अपना एक नया बिजनेस शुरू करा है। बिजनेस स्टार्ट किया उसने 1 जनवरी को। वो ये कहता है कि मैं जनवरी के महीने में सिर्फ प्रोडक्शन करूंगा, सेल फरवरी से शुरू करूंगा। बिजनेस किस चीज़ का शुरू करा है? गारमेंट्स का। मान लीजिए उसने कहा मैं शर्ट्स बनाऊंगा, तो जनवरी में मैं इतना बना के रख लेता हूं कि फरवरी से उसको बेचना शुरू कर दूं। फिर आगे जाके बनता बिकता दोनों रहेगा। अब उसने जनवरी में डेली प्रोडक्शन किया। अपने पास वो एक डायरी रखता था। अब डायरी के अंदर वो डेली के खर्चे लिखता था। जैसे पहला पेज है आज, ऊपर लिख दिया 1 जनवरी। उसने शर्ट बनाने के लिए फैब्रिक खरीदा, फैब्रिक लिख दिया। उसने कुछ टेलर्स हायर करे, उनको डेली बेसिस पे पेमेंट करता था जितनी शर्ट्स बनती थी, तो जितना पेमेंट किया वो लिख दिया। इसके अलावा कोई और छोटा मोटा एक्सपेंस हो गया, जैसे मशीन में कोई ऑयल डाला हो या जगह का कोई किराया हो गया, वो सारी चीज़ें उसने वहाँ लिख दी। 2 जनवरी को जो खर्चा किया वो नेक्स्ट पेज पे लिख दिया। थर्ड को जो खर्चा किया वो नेक्स्ट पेज पे लिख दिया। फोर्थ को जो खर्चा किया वो नेक्स्ट पेज पे लिख दिया। ये क्या कर रहा है? रिकॉर्ड कर रहा है एक्सपेंस, जिससे कि भूल ना जाए। रिकॉर्ड कर रहा है सारे एक्सपेंस। तो एक तरह से जनवरी में 31 डेज हो गए, उसने छुट्टी कोई भी नहीं रखी, डेली प्रोडक्शन किया, कभी कम किया कभी ज्यादा किया। अब जैसे ही जनवरी खत्म हुआ, उसने वो डायरी निकाली और निकालने के बाद उसने एक फ्रेश पेज लिया। उस फ्रेश पेज पे लिखा 1 से 31 जैन। अब वो डेली ना मटेरियल खरीदता था। मटेरियल यानी कि इनपुट, क्योंकि गारमेंट्स बनाने के लिए इनपुट चाहिए। तो वो अपनी डायरी के पेजेस को पलटता रहा। पहले दिन 10,000 का, दूसरे दिन 20,000 का, फिर 5,000 का, फिर 25,000 का, किसी दिन 40,000 का, किसी दिन नहीं भी खरीदा। तो उसने ऐसा देखा, उसने जो मटेरियल खरीदा है वो 4 लाख का खरीदा है। अब डेली वो प्रोडक्शन के हिसाब से, शर्ट मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से अपने टेलर्स को पेमेंट करता था। किसी दिन 10,000, किसी दिन 6,000, किसी दिन 12,000। उसने डायरी के पेजेस को पलटना शुरू करा और देखा कि उसने वेजेस कितने पे करे। तो उसको पता चला उसने 3.5 लाख रुपए वेजेस पे करे हैं। अब कुछ एक्सपेंसेस भी लगते थे, जैसे मशीन का डेप्रिसिएशन हो गया, बिजली का खर्चा हो गया, इसके अलावा और छोटे मोटे एक्सपेंस। उसने वो सारे एक्सपेंसेस लिखे, 2.5 लाख। अब उसने क्या किया, इन सब का टोटल किया। टोटल करके आंसर आया 10 लाख। इसी को मैं आपको बताना चाहता हूं कॉस्ट अकाउंटिंग बोलते हैं। इसी को मैं आपको बताना चाहता हूं कॉस्ट अकाउंटिंग बोलते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब क्या हुआ? एक टाइम पीरियड में आपने जो भी खर्चे लगाए हैं उसको अकाउंट फॉर करना। ये शुरू कैसे हुआ था? डेली के खर्चे डायरी में एक सेपरेट पेज पे लिखता था। और ये खत्म कैसे हुआ? अल्टीमेटली कॉस्ट स्टेटमेंट बना ली, सारे खर्चों को एक्यूमुलेट कर दिया, अकाउंट फॉर कर दिया। दिस इज कॉल्ड कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब है एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर आपने जितने भी खर्चे लगाए हैं उनको एक्यूमुलेट करके लिखना, उनको इकट्ठा करके लिखना इज कॉल्ड कॉस्ट अकाउंटिंग। अब उसने ये डिसाइड किया, कल से तो माल बेचना है, 1 फरवरी है, तो मैं शर्ट कितने में बेचूं? तो सबसे पहले उसने ये आइडिया लगाया कि मैं अपनी कॉस्ट निकालता हूं, उसके बाद मैं प्रॉफिट ऐड करूंगा, फिर सेलिंग प्राइस आ जाएगा। उसने शर्ट्स काउंट करी, उसने टोटल 1,000 शर्ट्स बनाई हैं। अब
10 लाख टोटल कॉस्ट आई, उसको 1000 से डिवाइड किया, एक शर्ट की कॉस्ट 1000 आ गई। इसको कॉस्टिंग बोलते हैं, कॉस्टिंग। कॉस्टिंग का मतलब होता है पर यूनिट कॉस्ट निकालना। जो भी चीज हम बनाते हैं या जो सर्विसेज हम प्रोवाइड कराते हैं, अगर हम उसकी पर यूनिट कॉस्ट निकालें तो उसको कॉस्टिंग बोलते हैं। इसका मतलब अगर हम टोटल कॉस्ट निकालते हैं तो वो कॉस्ट अकाउंटिंग है, और अगर एक यूनिट की कॉस्ट निकालते हैं तो वो कॉस्टिंग है। कॉस्टिंग बेहद सिंपल है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप एक फ्रूट वाले के पास गए, आपने कहा मेरे को केले चाहिए, क्या भाव दे रहे हो? उसने कहा एक डजन 72 रुपीज के। तो आपने माइंड में कैलकुलेट किया, यार एक केला कितने का? 6 रुपए का। यही तो कॉस्टिंग है। आप हलवाई की दुकान पे गए, आपने कहा रसगुल्ले चाहिए, उसने कहा कितने? आपने कहा कैसे देते हो? तो उसने कहा 120 रुपए दर्जन, यानी कि एक दर्जन 120 के। तो आपने कहा अगर 12 रसगुल्ले 120 के तो एक 10 रुपए का हो गया। यही तो कॉस्टिंग है। जब आप पर यूनिट कॉस्ट निकालते हैं गुड्स या सर्विसेज की, उसको कॉस्टिंग बोलते हैं। और जब आप एक टाइम पीरियड के सारे खर्चे एक्यूमुलेट करते हैं, जोड़ते हैं, उसको कॉस्ट अकाउंटिंग बोलते हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब एक टाइम पीरियड की कॉस्ट निकालना, और कॉस्टिंग मतलब पर यूनिट कॉस्ट निकालना। क्या आप कॉस्ट अकाउंटिंग करे बगैर कॉस्टिंग कर सकते थे? नहीं। तो हम कहते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग इज वेरी असेंशियल फॉर कॉस्ट कंट्रोल एंड फॉर कॉस्टिंग। कॉस्ट कंट्रोल के बाद में बताऊंगा, बट ये कॉस्टिंग आप समझ सकते हैं। अब आप एक चीज तो अंडरस्टैंड कर रहे हैं, एक टाइम पीरियड के अंदर जितना भी खर्चा लगा अगर हम उसको जोड़ दें, इस कॉल्ड कॉस्ट अकाउंटिंग, और पर यूनिट कॉस्ट निकालना इज कॉल्ड कॉस्टिंग। जब जनवरी की इसने कॉस्ट अकाउंटिंग कर ली, तो अब वो कुछ सोच रहा है। जब उसने काम शुरू करा तो इसके माइंड में ना एक आइडिया था या एक बजट था। उसके अनुसार एक शर्ट को बनाने के लिए 350 रुपीज का मटेरियल लगता है। 350 का, एक शर्ट को बनाने के लिए 350 का। तो उसने देखा मैंने तो 1000 शर्ट बनाई है, इसके लिए कितना लगना चाहिए? इसके लिए लगना चाहिए 3,50,000 का। उसने देखा मेरा तो 4 लाख का लगा है। वो हैरान हो गया, कह रहा है एक शर्ट के लिए 350, 1000 के लिए 3.5 लाख, लेकिन मेरा तो 4 लाख का बचा और कुछ मटेरियल बचा भी नहीं। कह रहा है ज्यादा लगा है। मेरा अगले महीने का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है मटेरियल को कंट्रोल करना। मैं मटेरियल कॉस्ट को कंट्रोल करूंगा। अभी पता है क्या हुआ? मेरे वर्कर्स ने मटेरियल मंगवाया, मैंने लाके उनके हवाले कर दिया। मैंने कभी पूछा ही नहीं कि कितना इस्तेमाल हुआ, कहाँ गया, कितना गया। आगे से जो भी मटेरियल आएगा सीधा स्टोर के अंदर जाएगा, उसके बाहर मैं ताला लगाऊंगा। प्रोडक्शन वालों को बोलूंगा बताओ कितना मटेरियल चाहिए डेली, उतना मैं उनको गिन के दूंगा, और शाम को पूछूंगा जो दिया उससे क्या बनाया दिखाओ, बचा हुआ वापस अंदर रखो। अभी क्या है, खुला पड़ा हुआ है, चोरी चकारी हो रही है, वेस्टेज हो रही है, अल्टीमेटली नुकसान तो मेरा ही है। तो मैं अगले महीने मटेरियल को कंट्रोल करूंगा। अब सवाल ये है, ये ऐसा क्यों बोल रहा है कि मैं मटेरियल कॉस्ट को कंट्रोल करूंगा? वो ऐसा इसलिए बोल रहा है क्योंकि उसको लगा कि मटेरियल में पैसे ज्यादा लगे हैं। इसको कैसे लगा? क्योंकि इसने कॉस्ट अकाउंटिंग करी। अगर ये इंफॉर्मेशन उसकी डायरी के 31 पेजों में बिखरी हुई होती, फिर तो पता ही नहीं चलता कि मटेरियल में पैसे ज्यादा लगे हैं। वो तो भला हो इस कॉस्ट अकाउंटिंग का, इसने कॉस्ट को एक्यूमुलेट किया, इसने कॉस्ट को अकाउंट फॉर किया, इसने कॉस्ट स्टेटमेंट बनाई, उसके थ्रू ही पता चला कि मटेरियल में पैसे ज्यादा लगे हैं, और आज ये उसको कंट्रोल करने की बात कर रहा है। इसका मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग इज वेरी असेंशियल फॉर कॉस्ट कंट्रोल एंड फॉर कॉस्टिंग। एक एग्जाम्पल और देता हूं इसी में। जब ये काम शुरू कर रहा था तो इसके दोस्त ने बोला, अरे यार क्या अपनी फैक्ट्री लगा रहा है, खर्चे ज़्यादा हैं, एक काम कर, मैं ही तेरे को शर्ट्स बना के दे दूंगा, मेरा भी यही काम है, तू बोल कितनी चाहिए, कब चाहिए? तो इसने एक उत्सुकता के साथ उसको पूछा, अगर मैं तेरे से बनवाऊं तो तू कितना लेगा? उसने कहा मैं बनवाई तेरे से 325 रुपया लूंगा पर शर्ट, 325। इसने सोचा छोड़ो यार, अपनी फैक्ट्री लगाते हैं, अपने वर्कर होंगे, कितना भी काम करा लो, कॉस्ट कम आएगी, बाहर से काम कराने में तो हमेशा पैसे ज्यादा लगते हैं।
तो उसने डिसाइड किया, नहीं नहीं मैं अपनी खुद की फैक्ट्री डालूंगा, और उसने अपनी खुद की फैक्ट्री डाली। 325 रुपया दोस्त मांग रहा था, अगर उसी से काम करवाता तो आप देखिए 3,25,000 रुपए लगते हैं, और अभी कितने लगे? 3.5 लाख। वो देख के हैरान हो गया, कह रहे इतने पैसे लगे, इससे तो मैं दोस्त से ना बनवा लेता, इतना तामझाम मैंने क्यों किया। अब उसको समझ आया लेबर में पैसे ज्यादा लगे हैं। ये कैसे समझ आया? क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग करी। अगर कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं करता तो ये इंफॉर्मेशन बिखरी हुई होती 31 पेजों में, पता ही नहीं चलता कि क्यों पैसे ज्यादा लग रहे हैं, क्यों कॉस्ट ज्यादा आ रही है। बट अभी इसको एहसास हो गया कि मैंने वेजेस ज्यादा पे करे हैं। इसके कुछ कारण हो सकते हैं, या तो मेरे पास एम्प्लॉय एक्स्ट्रा है, टेलर्स एक्स्ट्रा हैं, या वो स्लो काम करते हैं। तो कैसे ना कैसे करके मेरे को कुछ को तो बाहर निकालना है, और जो अवेलेबल होंगे उनसे एफिशिएंटली काम करवाना है, प्रोडक्शन ज़्यादा कराना है, जिससे मेरी कॉस्ट जो है वो कम आए पर शर्ट के हिसाब से। इसका मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग इज वेरी असेंशियल फॉर कॉस्ट कंट्रोल एंड फॉर कॉस्टिंग। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ डेली लाइफ से रिलेटेड। एक बच्चा है, उसने अभी अभी 12th क्लास मान लीजिए पास करी है, उसने कॉलेज में एडमिशन ले लिया है। कल से उसका कॉलेज शुरू हो रहा है। आज उसके पिताजी ने उसको बुलाया और कहा, बेटा अब कल से तुम्हारा नया जीवन शुरू हो रहा है, तुम कॉलेज में जाओगे। स्कूल तक की बात कुछ और थी, कॉलेज में अब बात कुछ और रहती है। एक तरह से तुम इंडिपेंडेंट बनने जा रहे हो कल से। अब पहले की तरह स्कूल बस तुमको लेने नहीं आएगी, तुमको खुद से अपना बैग जो भी है वो लगाना होगा, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से क्लासेस करनी होंगी, और साथ में अब ड्रेस वगैरह भी स्कूल की नहीं होगी, तुम कोई भी कपड़े पहन के जा सकते हो। तो मैं अब से तुमको एक पॉकेट मनी फिक्स कर रहा हूँ, तुम उसके अंदर अपना गुजारा चलाओ और अपने खर्चों को मैनेज करो, और कुछ सीखो कि अब तुम आगे कैसे बढ़ोगे। तो पिताजी ने उसको बोला कि मैं 2,000 रुपये महीना तेरे को दूंगा। लड़का बड़ा खुश हुआ, पिताजी ने 2,000 रुपये दे दिए। अब कल महीने की पहली तारीख है और कॉलेज भी शुरू हो रहा है। कॉलेज आना जाना शुरू करा। करीब 20 तारीख को जब वो वापस आया तो उसने बोला, मम्मी। मम्मी ने बोला, हाँ बेटे बोल। तो कह रहा है, मम्मी पैसे खत्म हो गए, कल कॉलेज जाने का किराया भी नहीं है। तो मम्मी कहते, अभी तो तेरे पिताजी ने दिए थे। कह रहे, अभी कहाँ दिए थे, 20 दिन हो गए। तो कह रही, ठीक है शाम को आएंगे बात करूंगी। अब शाम को पिताजी आते हैं, मम्मी कहती है, इसके पैसे खत्म हो गए हैं, कल कॉलेज जाने के लिए भी किराया नहीं है, थोड़े से पैसे इसको और दे दो। ये सुनते ही पिताजी तो बस 7वें आसमान पे चढ़ गए। अबे कैसे तेरे पैसे खत्म हो गए, कहाँ तू पैसे फूक आया, हम कमाते कमाते नहीं थकते, तुम उड़ाते नहीं थकते, तुम तो ऐसे पैसा बहा रहे हो, पता नहीं अपने आप को नवाब समझते हो। 2,000 रुपये तुम समझते हो कितनी बड़ी कीमत होती है? जब 1 रुपया कमाओगे तब तुम्हें पता चलेगा। तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे मैं कहीं का राजा महाराजा हूँ, पैसे तोड़ के ला रहा हूँ, मैं सुबह जाता हूँ शाम को आता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ, कमा के लाता हूँ, बचाता हूँ, तुम्हें देता हूँ, और तुम उड़ाने से थकते नहीं हो। तो खूब उसको सुनाया। आखिर में मम्मी सॉर्ट आउट कराती है, कह रही है अब तो दे दो इसको। तो पापा जेब में से 500 रुपए का नोट निकालते हैं, ले पकड़, लेकिन एक बात सुन ले, अगर अगले महीने तूने ये काम किया ना, कॉलेज से नाम कटवा दूंगा, घर बैठ, अनपढ़ रह मत पढ़, लेकिन मैं इतना नहीं दे सकता तेरे को, अगले महीने 2,000 ही दूंगा। बच्चा ये बात सुनता है, अपने कमरे में आता है। बड़ा खुददार बच्चा था। उसकी एक अच्छी आदत थी, वो अपनी जेब में एक छोटी सी डायरी रखता था। उसमें ना वो डेली के एक्सपेंस लिखता था कि कहाँ कितना खर्चा कर रहा है। तो एक तरह से रिकॉर्डिंग ऑफ एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड कर रहा था। अब वो छोटी सी डायरी बाहर निकालता है, निकालने के बाद एक प्लेन शीट लेता है, उस शीट पे लिखता है, फर्स्ट से 20th, 1 से लेके 20 तारीख तक मैंने कितना खर्चा कहाँ कहाँ पे किया।
तो वो डेली ना कॉलेज जाता था, कभी बस से, कभी मेट्रो से, कभी ऑटो रिक्शा से, कभी कैब से, कभी साइकिल रिक्शा से। तो उसने सबसे पहले लिखा कन्वेंस, 400 रुपये। इसके बाद वो डेली कॉलेज में कुछ खाया पिया करता था, जैसे कभी चाय, कॉफी, समोसा, ब्रेड पकौड़ा, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, ये सब। उसने फूड लिखा 600। इसके अलावा मोबाइल था जिसमें कार्ड डलवाता था, रिचार्ज करवाता था, इंटरनेट चलाता था। तो मोबाइल का उसने रिचार्ज लिखा 200। मोबाइल का रिचार्ज लिखा 200। इसके अलावा उसने कुछ कपड़े वगैरह खरीदे, जैसे टी शर्ट्स वगैरह हैं वो ले ली, क्लोथ्स, 500। इसके अलावा कुछ स्टेशनरी का आइटम हो गया, या कभी घर आ रहा था, मम्मी ने बोल दिया आधी ब्रेड ले आई हो, एक बंद ले आई हो, एक बिस्किट ले आई हो। तो ऐसे कुछ मिसलेनियस खर्चे हो गए, स्टेशनरी, खाने पीने की चीज़ें। वो करीब हो गई 300 की। टोटल लगाया 2000। जाने अनजाने इस बच्चे ने भी कॉस्ट अकाउंटिंग कर दी। इसने जो कॉस्ट अकाउंटिंग करी वो 20 दिन की करी है। 20 दिन में उसने जितना भी खर्चा किया उसको अकाउंट फॉर किया, उसको एक्यूमुलेट किया। ये स्टार्ट कैसे हुआ था? एक्सपेंडिचर को डायरी में रिकॉर्ड करके। खत्म कैसे हुआ? एक कॉस्ट स्टेटमेंट बनाकर। ये है कॉस्ट अकाउंटिंग। 20 दिन की कॉस्ट अकाउंटिंग करी। अब बच्चा इसको ध्यान से देखता है। कन्वेंस 400 कहता है। 20 दिन मैं अभी तक हुए हैं, उसमें 8 छुट्टी थी, मैं 12 बार कॉलेज गया। आम तौर पे आते तो हम सारे दोस्त पैदल हैं, बातचीत करते हुए। सिर्फ जाने जाने का किराया लगा। अब पहला लेक्चर 8 बजे शुरू होता है, मैं पौने 8 बजे उठता हूँ और फटाफट से भागा दौड़ी करके तैयार होता हूँ और नीचे जाके या तो ऑटो या कैब पकड़ता हूँ, जो एक बार का 30-40 रुपया लेता है। या तो मैं पैदल जाऊं तो फ्री में, बस में जाऊं तो 5 रुपए में पहुंच सकता हूं। अगर मैं आधा घंटा सुबह जल्दी उठ जाऊं तो मेरा कन्वेंस पे पैसा बच सकता है। मेरे को अपने आप को डिसिप्लिन में लेकर आना होगा और मेरे को मार्जिन रखते हुए कॉलेज जाना होगा। तो जहां कन्वेंस पे 400 रुपये खर्च हो रहे हैं वहां 200 में काम बन सकता है। तो कहीं ना कहीं मेरे को यहाँ पे खर्चा मेरा ज्यादा लगा है। 12 दिन में मैं डेली कैंटीन गया। दोस्त तो कहते हैं छोड़ यार कल चलेंगे, मैं कहता हूँ चलो चलो अभी चलते हैं, आज चलते हैं, आज चलते हैं। भले ही सब अपना अपना खर्चा करते हों, लेकिन 12 के 12 दिन कैंटीन गया। मम्मी टिफिन भी देती है, खाने भी देती है, वो तो खाते नहीं, बाहर का खा रहे हैं। तो आगे से मेरे को अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना होगा, बाहर का खाना कम खाना होगा। जहां मैंने 600 रुपये खर्च किए वहां पर 300 भी खर्च किए जा सकते थे। तो मैं अगले महीने से ध्यान रखूंगा, कन्वेंस पे पैसा बचाना है, फूड पे पैसा बचाना है। और आप देख सकते हैं 200 रुपया कन्वेंस पे और 300 रुपया फूड पे एक्स्ट्रा लगा है। अगर ये बच जाए तो वही 500 रुपये जो पिताजी ने दिए इतना सुना के, वो ना सुनना पड़ता और पूरा महीने का काम चल जाता। खैर अगले महीने मैं ऐसा करूंगा। आप देखिए ये बच्चा क्या कर रहा है, कॉस्ट कंट्रोल करने की बात कर रहा है। लेकिन कॉस्ट कंट्रोल तभी पॉसिबल है जब कॉस्ट अकाउंटिंग करे। मान लो बच्चा ना तो एक्सपेंस को रिकॉर्ड करता, ना ये स्टेटमेंट बनाता, तो अपने कमरे में आके पता क्या कहता? इनका तो दिमाग खराब हो गया है, पता नहीं सुनाने में लगे रहते हैं। मेहनत खुद कर रहे हैं, किसी से झगड़ा हो गया निकाल मेरे ऊपर दिया। अपने जमाने से कंपेयर करते हैं, हमने कोई पैसे फूंक दिए क्या? हम क्या किसी को दे आए क्या? सभी के बच्चों को मिल रहा है, मेरे दोस्त को मिल रहा है, उसको मिल रहा है, उसको मिल रहा है, ये तो ऐसे ही कहते रहते हैं। मन ही मन में 4 बातें सुनाता और अपने दूसरे कामों में लग जाता। तो आप देखिए कॉस्ट अकाउंटिंग का कितना फायदा है। आप यहाँ से कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मैं अभी तक की बात को कंक्लूड करूं तो मैं ये कह सकता हूं, कॉस्ट क्या होता है? हम कमाने के लिए जो भी खर्चा करते हैं, जिसको हम कस्टमर से रिकवर कर सकते हैं एज अ पार्ट ऑफ सेलिंग प्राइस, वो कॉस्ट है। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है? एक टाइम पीरियड के अंदर जितनी भी कॉस्ट लगी है उसको अकाउंट फॉर करना, एक्यूमुलेट करना।
कॉस्ट अकाउंटिंग कहलाता है। ये स्टार्ट होता है एक्सपेंडिचर को लिखने से, खत्म होता है स्टेटमेंट बनाने तक। ये बहुत ज़रूरी है कॉस्ट कंट्रोल और साथ में कॉस्टिंग के लिए। कॉस्टिंग क्या होता है? पर यूनिट कॉस्ट निकालना, चाहे गुड्स हो या सर्विसेज। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कॉस्ट अकाउंटेंसी। कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या होता है? एक छोटा सा डेफिनेशन है, पहले वो लिख देते हैं फिर आपको एक्सप्लेन करेंगे कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या होता है। आइए। कॉस्ट अकाउंटेंसी इट मीन्स एप्लीकेशन ऑफ कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉर ascertaining ascertaining profitability and presentation of same to management and presentation of same to management। कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या है? इट मीन्स एप्लीकेशन ऑफ कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉर ascertaining प्रॉफिटेबिलिटी एंड प्रेजेंटेशन ऑफ सेम टू मैनेजमेंट। आपने पर यूनिट कॉस्ट निकाल ली, अब उसके बेसिस पर आप लोग ना अपना प्रॉफिट ऐड करेंगे, तब जाके सेलिंग प्राइस आएगा। तो कॉस्टिंग की मदद से आप कहाँ पे पहुंचे? सेलिंग प्राइस तक। फिर आप ये भी देख लेते हैं कि मैंने जो बनाया उसमें से कितना बेचा, उससे रेवेन्यू कितना आया। और कॉस्ट अकाउंटिंग से आपको एक टाइम पीरियड की कॉस्ट पता चल जाती है। अब इसके बेस पे आप प्रॉफिट निकाल लेते हैं, सेल्स माइनस कॉस्ट। जो आपकी कंपनी की टॉप मैनेजमेंट है उसको आप प्रेजेंट करते हैं, देखो हमने इतना कमाया है। इस चीज को बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटेंसी। तो कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या होता है? प्रेजेंटेशन। आप जरा शब्दों के अंदर जाएं, प्रेजेंटेशन। जब भी हम टॉप मैनेजमेंट को चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं उसको कॉस्ट अकाउंटेंसी बोलते हैं। और जब चीज़ों को बोलें तो एक तरह से सेल्स कॉस्ट प्रॉफिट, जब हम तीनों वहां पहुंचाते हैं इसको कॉस्ट अकाउंटेंसी बोलते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब क्या है? रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग, एक्यूमुलेशन, अकाउंटिंग, ध्यान में लाना, लिखना, ये कॉस्ट अकाउंटिंग है। जब लिखी हुई चीजों को टॉप मैनेजमेंट को प्रेजेंट करते हैं along with सेल्स एंड द प्रॉफिट, उसको बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटेंसी। रिकॉर्ड करना कॉस्ट अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट को उस चीज को प्रेजेंट करना along with सेल्स एंड प्रॉफिट इज कॉल्ड कॉस्ट अकाउंटेंसी। यहां से आगे लेके चलते हैं। नेक्स्ट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है? देखिए, इट मीन्स टेकिंग डिसीजन फॉर
बेनिफिट ऑफ स्टेक होल्डर। जैसे हमने टॉप मैनेजमेंट को अपनी कॉस्ट प्रेजेंट कर दी, हमने सेल्स प्रॉफिट बता दिया। अब मैनेजमेंट क्या करती है, उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करती है। 4-5 प्रोडक्ट के बारे में हमने बताया, वो देखते हैं इनमें से कौन सा प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल है, कौन सा ऐसा है जो लेस या अनप्रॉफिटेबल है। जो प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है, उसके बारे में वो सोचते हैं उसके प्रॉफिट को और कैसे बढ़ाएँ। जो अनप्रॉफिटेबल है या लेस प्रॉफिटेबल है, क्या उनको हम प्रॉफिट में ला सकते हैं या उनको हम बंद कर दें? क्या कोई नया प्रोडक्ट हम बाजार में लॉन्च कर सकते हैं? कंपटीशन का किस तरह से जवाब दें? क्या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम ना बना के रेडीमेड खरीद के बेचें? तो ये सारी की सारी जो डिसीजंस हैं, ये उस प्रेजेंटेशन इंफॉर्मेशन के बेसिस पे कंपनी की टॉप मैनेजमेंट लेती है और इसी को बोलते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो अगर अब मैं सिर्फ शब्दों को पकड़ूं तो मैं ये कह सकता हूं, कॉस्ट का मतलब खर्चा, कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब रिकॉर्डिंग, कॉस्ट अकाउंटेंसी का मतलब प्रेजेंटेशन, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब डिसीजन मेकिंग और कॉस्टिंग का मतलब पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करना। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मैं आपको एक बार फिर से बताता हूं। जब भी हम कोई काम करते हैं, जैसे उस बंदे ने शर्ट का काम स्टार्ट किया था, शर्ट बनाने का जनवरी में, तो वो जितने भी खर्चे लगा रहा था, चाहे फैब्रिक खरीदा, ऑयल के लिए उसने पैसे दिए, टेलर्स को पेमेंट करी, ये सब कॉस्ट हैं। ये सब क्या है? कॉस्ट। वो उनको डेली एक जगह लिखता था और उसके बाद मंथ एंड पर उसने एक स्टेटमेंट बना ली। ये कॉस्ट अकाउंटिंग है। अब उसके बेसिस पे उसने एक शर्ट की कॉस्ट निकाली, ये कॉस्टिंग है। अब उसने फरवरी के महीने में माल बेचा होगा, अब उसको मालूम है ये मेरी कॉस्ट है, ये मेरा सेल्स है, ये मेरा प्रॉफिट है। उसको एक अच्छे से तरीके से टॉप मैनेजमेंट को प्रेजेंट किया होगा, इसको कॉस्ट अकाउंटेंसी बोलते हैं। टॉप मैनेजमेंट जैसे घर में पेरेंट्स बच्चे की रिपोर्ट कार्ड पढ़ते हैं और देखते हैं कि किस सब्जेक्ट में बच्चा अच्छा है और किस में वीक है, फिर उसको सजेशन देते हैं, भाई इसमें ज़्यादा मेहनत करो, इसमें प्रैक्टिस करो। ऐसे ही टॉप मैनेजमेंट डिसीजंस लेती है उस कॉस्ट अकाउंटेंसी प्रेजेंटेशन के बेसिस पर, किसको बनाएं, किसको ना बनाएं, किसको हमें प्रमोट करना चाहिए, किसको हम बंद कर दें। ये सब क्या है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब कॉस्ट का रिकॉर्ड करना, उसका स्टेटमेंट बनाना। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब है डिसीजंस लेना। इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटेंसी भी आ जाता है। सो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द कोर्स। मैं आपको एक बार पूरा स्क्रीन स्टार्टिंग से दिखा देता हूँ। अगर आपने कोई चीज़ मिस कर दी हो तो आप फटाफट से इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। फिर मैं आपको यहाँ से आगे लेके चलूँगा। कॉस्टिंग। आइए, कॉस्ट अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आई होप आपने यहाँ तक कर लिया है। मैं आगे लेके चलता हूँ। देखिए, एक है कॉस्ट अकाउंटिंग, एक कॉस्टिंग, कॉस्ट
अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और लास्ट में लिख देते हैं कॉस्ट। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है? रिकॉर्डिंग, जो भी हम रिकॉर्ड करते हैं उसके बाद उसको एक्यूमुलेट करते हैं, उस चीज को बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्टिंग क्या होता है? पर यूनिट कॉस्ट निकालना। कॉस्ट अकाउंटेंसी को अगर एक शब्द में एक्सप्लेन करना हो, प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड कॉस्ट अकाउंटेंसी। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है? डिसीजन मेकिंग, डिसीजन लेना मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहलाता है। और कॉस्ट का मतलब क्या होता है? एक तरह से एक्सपेंस, खर्चे जो होते हैं उसको बोलते हैं कॉस्ट। तो वन लाइन डेफिनेशन या वन लाइन में अगर एक्सप्लेन करना तो आप कह सकते हैं रिकॉर्ड करना, एक्यूमुलेट करना कॉस्ट अकाउंटिंग है, प्रेजेंट करना टॉप मैनेजमेंट को अकाउंटेंसी है, डिसीजन लेना मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, जितने भी खर्चे लगते हैं वो कॉस्ट है और पर यूनिट कॉस्ट निकालना कॉस्टिंग है। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को यहाँ से आगे बढ़ाते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, इस बात को समझते हैं। तो आप बड़े ही अटेंटिव होने चाहिए इस चीज़ को समझने के लिए। हमारे पास ऑलरेडी फाइनेंशियल अकाउंटिंग थी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मेन पर्पस क्या होता है? आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में काफ़ी सारे चैप्टर्स पढ़े होंगे, लेकिन उसका मेन क्रक्स क्या है, हम वो क्यों पढ़ते हैं, वो किस तरह से हमारी मदद करता है? उसके बेसिक दो ऑब्जेक्टिव हैं। पहला, हम अपने बिजनेस की ट्रू प्रॉफिटेबिलिटी निकाल सकें, हम अपने बिजनेस की ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन बता सकें। बेसिकली फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो मेन पर्पस है वो ईयर एंडिंग पे प्रॉफिट निकालना और बैलेंस शीट बनाना, ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है। अब आप देखिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमेशा हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन यूज करता है। हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन क्या है? जैसे साल शुरू हुआ यहां पर, खत्म होता है यहां पर, हम इस जगह अपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट बनाते हैं, लेकिन उसमें फिगर्स कौन से आते हैं, ट्रांजैक्शंस कौन से आते हैं? इस साल के, जो साल बीत चुका है उसकी फिगर्स आते हैं, और उसको इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हिस्ट्री बोला जाता है, हिस्टोरिकल बोला जाता है, पास्ट बोला जाता है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप दो बातें समझें, एक तो उसका रोल ईयर एंडिंग पर आता है, दूसरा वो हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन यूज करता है। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या पर्पस है, वो मैं आपको भी थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। अभी आप मेरे साथ कनेक्टेड रहिए, मैं थोड़ा सा फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं आपको फाइनेंशियल अकाउंट पढ़ा रहा हूँ, मैं सिर्फ चर्चा कर रहा हूँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में। आइए, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहला, फर्स्ट, टू नो प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस। सेकेंड, टू नो फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। जब हम फाइनेंशियल पोजीशन बोलते हैं तो बैलेंस शीट हो गया, बेसिकली एसेट्स और लायबिलिटीज। तो आप देख सकते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ये हैं। इसमें मैं आपको दो बातें बताना चाहता हूं। एक तो
इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो ईयर एंड पे पड़ती है, जब साल खत्म हो जाता है। दूसरा, ये हिस्टोरिकल डेटा लेता है। हिस्टोरिकल डेटा का मतलब जो घटना घट चुकी है, पास्ट इंफॉर्मेशन को लेता है, हिस्टोरिकल डेटा को लेता है। तो आप देख सकते हैं जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, एक तो प्रॉफिटेबिलिटी एसरटेन करना और दूसरा फाइनेंशियल पोजीशन को जानना। अब कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों आया, इसके लिए आप जरा बात को समझना। मेरा एक दोस्त है, उसने कहा मैं कल से एक नया बिजनेस शुरू कर रहा हूँ। मैंने कहा बहुत बहुत बधाई हो। किस किस चीज़ का काम शुरू कर रहा है? कह रहे जो कैंपस एरिया है उसके सामने मैं एक छोटा सा फूड आउटलेट खोल रहा हूँ। मैंने कहा बढ़िया है, सामने कैंपस है और पीछे की तरफ काफ़ी ऑफिसेज हैं, तेरा काम तो चलेगा। मैंने कहा किस चीज़ का तू काम कर रहा है? कह रहा है मैं एक ही आइटम अभी इनिशियली बेचूंगा। मैंने कहा क्या? कहता है राजमा चावल। मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो मैंने कहा कुछ प्रॉब्लम है तेरे को? कह रहा है हाँ, इसीलिए तो मैं तेरे पास आया हूँ। मैंने कहा क्या समस्या है? कहता है देख, मैंने जगह ले ली है, मैंने बनाने के लिए जो खाना बनाएगा उसके लिए बंदा भी रख लिया है, सामान भी खरीद के मैंने डाल दिया है, बैठने के लिए थोड़ा फर्नीचर वगैरह वो भी अरेंज कर लिया है और मैंने एक अकाउंटेंट को भी हायर कर लिया है जो मेरे बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी निकालेगा, मतलब एक फाइनेंशियल अकाउंटेंट भी रख लिया है। तो मैंने कहा तेरे को दिक्कत क्या है ये बता। कह रहा दिक्कत ये है, मैं एक प्लेट राजमा चावल कितने में बेचूं? तो मैंने कहा देख ये तो बड़ा आसान है, जो भी तेरी कॉस्ट है उसमें प्रॉफिट जोड़ दे, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। कह रहा है मेरे को ये सब कहाँ निकालना आता है? तो मैंने कहा तूने फाइनेंशियल अकाउंटेंट रखा, उसको बुला। कह रहा है वही तो, जब मैंने उसको बुलाया उसने तो हाथ खड़े कर लिए। कह रहा है ये काम मेरा नहीं है, मेरी जरूरत तो ट्रांजैक्शन होने के बाद होती है। आप जितने में बेचो मेरे को कुछ नहीं मालूम, आपकी क्या कॉस्ट लगी मुझे नहीं मालूम, आप तो मेरे को शाम को बता देना इतनी सेल करी है, मैं उसकी एक एंट्री पास करके लेजर पोस्टिंग कर दूंगा। अगले दिन बता देना क्या खर्चे करे हैं, मैं आपको एंट्री पास करके लेजर पोस्टिंग कर दूंगा और जब साल खत्म होगा उस लेजर से मैं ट्रायल बैलेंस बनाकर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर, बैलेंस शीट बना के आपके हाथ पे थमा दूंगा। मेरे को नहीं मालूम आप कितने में बेचो, मेरे को क्या मालूम, आपकी मर्जी है। यार उसने तो यूं बोल के हाथ खड़े कर दिए। मैंने कहा वैसे वो बंदा अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, तेरे को एक कॉस्ट अकाउंटेंट की जरूरत है और कॉस्ट अकाउंटेंट का रोल एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बखूबी निभा सकता है, मतलब जो उसका रोल होता है वो सीए बखूबी निभा सकता है, प्रोवाइडेड उस सीए को कॉस्टिंग की अच्छी जानकारी हो, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट की महत्वपूर्ण जानकारी हो। कह रहे तभी तो मैं तेरे पास आया हूं क्योंकि तेरे को कॉस्टिंग की जानकारी है। मैंने कहा वैसे तूने क्या सोचा कि कितने में बेचूं? तो मेरे दोस्त ने कहा देख मैं तेरे पास आने से पहले कोशिश तो कर रहा था। मैंने कहा तूने क्या कोशिश करी? तो कहता है देख, कॉस्ट में तीन चीजें आमतौर पर होती हैं, एक मटेरियल, एक वेजेस, एक एक्सपेंस, एक टोटल कॉस्ट आ गया, प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस। मैंने कहा ये इसी तरह से कॉस्ट निकाली जाती है। तो कहता है जैसे मैं एक प्लेट की अगर बात करूं, एक प्लेट की अगर मैं बात करूं तो एक प्लेट में कितना राजमा कितना चावल लगेगा मेरे को मालूम है, क्योंकि हम एक स्पेसिफिक क्वांटिटी ही देंगे। तो इतने ग्राम राजमा इतने ग्राम चावल ऐसा ये सब लगेगा। तो मेरे को मालूम है कि राजमा चावल जो कॉम्बिनेशन कर कर आएगा वो 20 रुपए का आएगा। अब मैंने बनाने के लिए कुक रखा है या शेफ रखा है, मैंने उससे बात करी है कि वो कितनी प्लेट बनाएगा एक दिन में और मैं उसको कितने पैसे दूंगा। इसके हिसाब से एक प्लेट का 10 रुपये आ रहा है। मैंने कहा तूने आधा काम तो खुद कर लिया, तेरे को दिक्कत क्या है? कह रहा है दिक्कत एक्सपेंस के अंदर है। मेरी आपसे एक दरख्वास्त है,
आप ना अभी बहुत बड़ा ना सोचिएगा क्योंकि हम अभी सब्जेक्ट को शुरू कर रहे हैं। एक्सपेंस होने को तो अभी बहुत सारे एक्सपेंस हैं, जैसे गैस यानी कि फ्यूल, ये भी एक तरह का एक्सपेंस है और भी बहुत खर्चे लगेंगे। लेकिन अभी इतना बड़ा नहीं सोचते, अभी छोटे लेवल पर पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जब हमें छोटे लेवल पे कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा, फिर हम उसके अंदर एडिशंस करते 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 परफेक्शन की तरफ बढ़ जाएंगे। मेरा मतलब क्या है, एक्सपेंस बहुत सारे हैं, लेकिन मेरे दोस्त ने कहा यार दो एक्सपेंस हैं, एक तो है रेंट और एक डेप्रिसिएशन। कह रहा है ये भी तो कॉस्ट में ऐड करूंगा। मैंने कहा और क्या, बिल्कुल ऐड करेगा, तेरे घर का रेंट थोड़ी है और डेप्रिसिएशन तेरी घर की एसेट का थोड़ी है, तेरी बिजनेस की एसेट्स हैं, उनको भी खर्चा मानेगा, उसको भी कस्टमर से रिकवर करेगा। कहता है यही तो दिक्कत है, जो रेंट है जगह का वो मैं एनुअली दे रहा हूं। मैंने कहा कितना रेंट है? कहता है रेंट है 2 लाख। डेप्रिसिएशन भी कह रहा है एनुअल लगता है, मान लो मैंने जो एसेट्स खरीदी है वो 10 लाख की खरीदी है, मैं 10 साल लाइफ मानता हूं, 1 लाख। तो कह रहा है टोटल हो गया 3 लाख। अब ये कह पाना बड़ा मुश्किल है कि मैं 1 साल में कितनी प्लेट बेचूंगा, क्योंकि आज तो साल का पहला दिन है, मेरे को क्या मालूम। मैंने कहा बात तो तू सही कह रहा है, खर्चा तो तेरा पूरे साल का 3 लाख रुपए है, रेंट का, डेप्रिसिएशन का, बट उस खर्चे का एक हिस्सा तो यहाँ जोड़ेगा ना पर प्लेट के हिसाब से, तभी तो कॉस्ट आएगी। कह रहा है तभी मैं तेरे पास आया हूं। वैसे मेरे दिमाग में एक आइडिया है। मैंने कहा बोल। कह रहा है मैं एक काम करता हूँ, कल दुकान खोल लेता हूँ, सेलिंग प्राइस लिखता ही नहीं, लोग आएंगे, राजमा चावल खिलाऊंगा, फिर वो पूछेंगे कितने पैसे दें, तो मैं कहूँगा अभी मेरे को मेरी कॉस्ट नहीं पता, मेरे को मालूम ही नहीं मैं कितना बेचूंगा इस साल में, तो एक काम करो तुम खा के जाओ, मैं नोटिंग कर लेता हूँ। साल के आखिर में मेरे को लगा मैंने इतनी प्लेट बेची हैं, तो मैं 3 लाख को डिवाइड कर दूंगा नंबर ऑफ प्लेट्स जो मैं बेच रहा हूँ, उससे मेरा पर यूनिट एक्सपेंस आ जाएगा, मेरी टोटल कॉस्ट आ जाएगी, मार्जिन तो मैं थोड़ा सा ही कमाऊंगा, सेलिंग प्राइस फिर मैं आपको फोन कर दूंगा, पैसे दे जाओ, तब तक आप खाते जाओ। मैंने कहा बावला हो गया है क्या, ऐसे भी कोई धंधा करते हैं? कह रहे फिर तू पता कैसे करूं, अब मेरे को क्या पता एक प्लेट का कितना खर्चा जोड़ा जाए। तो मैंने कहा काम करते हैं, कल मैं तेरे वहां पर आऊंगा, फिर बैठ के बातचीत करेंगे, अभी तू जा। कह रहे ठीक है। मैं कल वहां पे गया, मैंने ये देखा कि रेंट कितना, 2 लाख। मैंने कहा कुछ बढ़ने का विचार है, क्योंकि कई बार क्या होता है मिडिल ऑफ द ईयर भी बढ़ा देते हैं, लोग देखते हैं इसका काम इतना चल रहा है। डेप्रिसिएशन कहीं ऐसा तो नहीं तो कोई एसी वगैरह और खरीद ले मिडिल ऑफ द ईयर, या सर्दी में कोई हीटर खरीद ले, तो ये बढ़ सकते हैं। तो हमने सब एस्टिमेट लगाया, हमें लगा 3 लाख रुपए ही कॉस्ट आएगी, इससे ज़्यादा नहीं आएगी। अब मैं उसके आसपास का इलाका देखा कि कितना फुटफॉल है वहाँ पर, कितने लोग आ सकते हैं, तो ये सब सर्वे करते हुए मैंने उसको बोला मेरे को ऐसा लगता है तू 30,000 प्लेट बेचेगा, 30,000 एक साल में। तो कह रहा है इसका मतलब हो गया 3 लाख बाय 30,000, 10 रुपए एक्सपेंस, टोटल कितना हो गया 40। मैंने कहा, कह रहा है प्रॉफिट कितना? मैंने कहा इतना एक्साइट मत हो अभी, ऐसे नहीं कि प्रॉफिट जो तू चाहता है तो वो ऐड कर देगा। असल में प्रॉफिट भी ना बड़ी सावधानी से लिखा जाता है। हम ये देखेंगे कि तेरी इन्वेस्टमेंट कितनी लगी है, हम ये भी देखेंगे कि आसपास कंपटीशन कितना है, बाकी लोग कितना कमा रहे हैं। मनचाहा प्रॉफिट लिख के धंधा नहीं होता है। तो मैंने सब चीज़ें देखी और मैंने कहा तू 10 रुपए प्रॉफिट ऐड कर दे, और ये 50 रुपए सेलिंग प्राइस आ गया। ये सारा का सारा जो काम होता है वो कॉस्ट अकाउंटिंग का होता है। अब आप ज़रा अपनी आंखें खोलें, आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग को कितनी इंपॉर्टेंस देते थे, लेकिन यहाँ पे आप देखो फाइनेंशियल अकाउंटेंट ने रत्ती भर भी हमारी मदद नहीं करी, और उल्टा कहता है मेरी ज़रूरत ईयर एंड पे पड़ती है, और वो भी हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन को मैं रिकॉर्ड करता हूँ। कॉस्ट अकाउंटिंग कितना एनालिटिकल होता है, साल के पहले दिन आपको कॉस्ट अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है, कॉस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि आपको साल के पहले दिन अपनी कॉस्ट निकालनी है, तभी आपका सेलिंग प्राइस आएगा, वरना आप सामान कैसे बेचोगे। तो ये पहला ऑब्जेक्टिव है, पहला पर्पस है, पहला उद्देश्य है कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ने का, हमें अपनी कॉस्ट निकालनी है।
हमें अपना प्रॉफिट मार्जिन निकालना है, हमें सेलिंग प्राइस डिसाइड करना है। दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स। आप सोच के देखिए, कोई भी नया काम कल को आप शुरू करते हैं तो आप कॉस्ट कितनी रखेंगे अपने प्रोडक्ट की, आप सेलिंग प्राइस कितना रखेंगे। कुछ कॉस्ट ऐसी होती है जो आपको मालूम है पर यूनिट इतनी आएगी, लेकिन कुछ खर्चे ऐसे हैं जो एनुअल हैं, उसका पर यूनिट कितना। तो ये तो एक मुश्किल प्रश्न हो गया। अगर आप रियल लाइफ के बारे में सोचें, हमें क्या मालूम कितना सामान बिकेगा, हमें क्या मालूम कितने लोग आएंगे, बट स्टिल कॉस्ट अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटिंग मदद करता है आप एक कॉस्ट निकाल सकें। आपने देखा जो इन्फॉर्मेशन मैंने यूज करी वो फ्यूचरिस्टिक है। यहाँ पर मैंने कहा मुझे लगता है तेरा 3 लाख खर्चा होगा इस पूरे साल का, मैंने कहा मुझे लगता है कि 30,000 लोग आएंगे। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में फ्यूचरिस्टिक इंफॉर्मेशन आती है, ये तो एक अच्छी बात है, और इसी के थ्रू आप कॉस्ट निकाल पाते हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमें अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालनी है, हमें अपने प्रोडक्ट का प्रॉफिट और साथ में सेलिंग प्राइस निकालना है। दो और भी पर्पस होते हैं, वो मैं आपको अब लिखवाने जा रहा हूं। आइए आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं अब से। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। पहला, एसरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट को एसरटेन करना। दूसरा, डिटरमाइनिंग प्रॉफिट। तीसरा, डिटरमाइनिंग सेलिंग प्राइस। चौथा, कॉस्ट कंट्रोल। ऑब्लिक कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट को कंट्रोल करना और कॉस्ट को रिड्यूस करना। फिफ्थ, असिस्ट मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, मैनेजमेंट को असिस्ट करना डिसीजन मेकिंग। तो ये हमारे 5 ऑब्जेक्टिव हो गए, इसीलिए हम कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कॉस्ट अकाउंटिंग की ज़रूरत ईयर के बिगनिंग में पड़ती है, और यहाँ कोई हिस्टोरिकल कॉस्ट नहीं होती, यहाँ पे मोस्टली डेटा एस्टिमेटेड होता है। हम कहते हैं थ्रू आउट हमारा पूरे साल 20 रुपए का मटेरियल लगेगा। हम कहते हैं हमारा जो शेफ है, कुक है, वो 10 रुपए पर प्लेट लेगा। हम कहते हैं हमारे एक्सपेंस 10 रुपए लगेंगे। तो अब आप खुद वजन दीजिए बात को कि इंपॉर्टेंस किसकी ज़्यादा है, कॉस्ट अकाउंटिंग की, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। कॉस्ट अकाउंटिंग की ज़रूरत बिगनिंग में पड़ती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की ज़रूरत एंड में पड़ती है। कॉस्ट अकाउंटिंग में एस्टिमेटेड डेटा आता है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हिस्टोरिकल डेटा आता है। लेकिन एक सीए कॉस्ट अकाउंटिंग का रोल बखूबी निभा सकता है, जो उसके काम है वो कर सकता है। अगर आप इस सब्जेक्ट में बहुत अच्छे से परफॉर्म करेंगे तो बहुत ज़्यादा स्कोप है। स्कोप क्यों है मैं आपको बताता हूँ। आजकल आप देखते हैं हर बिजनेस में कंपटीशन है, दिन पे दिन लोगों के प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं। अब 2 तरीके हैं, या तो सेलिंग प्राइस बढ़ा दो या कॉस्ट कम कर दो। सेलिंग प्राइस बढ़ाने का तो सपना देखो ही मत, दिमाग से निकाल दो, क्योंकि कंपटीशन के चलते सेलिंग प्राइस बढ़ाओगे तो कोई तुम्हारी दुकान पे आएगा नहीं, वो तो दिन पे दिन कम हो रहा है। तो एक ही तरीका है प्रॉफिट को मेंटेन करने का या बढ़ाने का, अपनी कॉस्ट को कम करो। और कॉस्ट कैसे कम करते हैं वो आपको यही सब्जेक्ट सिखाएगा, कोई और सब्जेक्ट नहीं सिखा सकता, जिसका नाम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो जब भी हम कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं, हमें सबसे पहले अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालनी है, उसमें प्रॉफिट मार्जिन ऐड करना है, उसके बेसिस पे सेलिंग प्राइस आएगा,
फिर कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन होता है और बाद में हम मैनेजमेंट को असिस्ट करते हैं डिसीजन मेकिंग के। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा-सा आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी-सी स्टोरी भी सुनाना चाहता हूँ। हम लोग आपको अपनी क्लासेस के बीच में टाइम टू टाइम मोटिवेट भी करते रहेंगे और थोड़ा-सा सेशन को लाइट रखने के लिए कुछ जोक भी सुनाते रहेंगे और कोशिश करेंगे कभी-कभार एक आध कोई गाना भी गा के सुना दें आप। अभी फ़िलहाल मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। एक ना मूर्तिकार होता है, जो मूर्तियाँ बनाता है। उसके पास एक ऑर्डर आता है भगवान की मूर्ति बनाने का। तो मूर्तिकार पहाड़ी इलाके में रहता है, दूर कहीं जाता है, पहाड़ से 2 बड़े-बड़े पत्थर काट के, तोड़कर लेकर आता है। अब वो पहले पत्थर पर जो उसके औज़ार होते हैं, छेनी और हथौड़ा, उससे चोट करता है। पर्पज़ ये है, उस बड़े पत्थर को भगवान की मूरत में कन्वर्ट करे। 4-1 घंटे के बाद पत्थर के अंदर से आवाज़ आती है, स्टॉप! मूर्तिकार चौंक जाता है क्योंकि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। तो पत्थर कहता है, स्टॉप! इट इज़ पेनिंग। मूर्तिकार बहुत हैरान होता है। वो पत्थर पे चोट मारना बंद करता है और पत्थर को उठाकर साइड में रख देता है। क्योंकि 2 पत्थर लाया था, दूसरा पत्थर लेता है और उस पे छेनी हथौड़े से वार करता है। 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा बीत जाता है। इस पत्थर में से कोई आवाज़ नहीं आती। मूर्तिकार बड़ा हैरान। वो अब खुद रुकता है और पत्थर को पूछता है, इज़ इट पेनिंग? पत्थर कहता है, यस, इट इज़ पेनिंग, बट यू कैरी ऑन। मूर्तिकार को कॉन्फिडेंस आता है और वो उस पे और जोर से चोट करने लगता है और 2 महीने के अंदर उस पत्थर को एक बहुत सुंदर भगवान की मूरत में कन्वर्ट कर देता है। अब जिन लोगों ने ऑर्डर दिया था, वो लोग उस मूरत को लेने के लिए आते हैं। तो जब वो उसको ले जा रहे होते हैं भगवान की मूरत को, तो उनकी नज़र उस पत्थर पे पड़ती है, जो चोट नहीं सह सका था। तो वो मूर्तिकार को पूछते हैं, ये बड़ा पत्थर भी हम ले जाएं? तो मूर्तिकार कहता है, हाँ ले जाओ, मेरे तो किसी काम का नहीं है। लेकिन आप करोगे क्या? कहते हैं, इसको हम मंदिर के द्वार पे लगाएंगे, नारियल फोड़ने के काम आएगा। वो कह रहे हैं, ले जाओ। तो बड़ी श्रद्धा पूर्वक दोनों चीज़ें ले जाते हैं। मूर्ति को जो स्थान होता है वहाँ पे विस्थापित कर देते हैं, पत्थर को गेट पे लगा देते हैं। मंदिर के उद्घाटन कर देते हैं, श्रद्धालुगण आने शुरू होते हैं। पहला बंदा आता है, उसके हाथ में नारियल होता है, पत्थर पे मारता है, जय अम्बे गौरी, जय माता। दूसरा आता है, जय माँ गौरी, जय माता। सुबह से शाम तक यही चलता है। जब रात को मंदिर बंद होता है तो पत्थर रो रहा है और सामने भगवान की मूरत मुस्कुरा रही है। तो पत्थर को गुस्सा चढ़ता है, कहता है, सुबह से मेरी ठुकाई हो रही है और तुम सामने देख के मुस्कुरा रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? भगवान की मूरत का जरा जवाब सुनिएगा साहब और जिंदगी भर याद रखिएगा। भगवान की मूरत ने कहा, तू 2 महीने की चोट नहीं सह सका, अब जिंदगी भर तेरी ठुकाई होगी। मैंने 2 महीने की चोट सही, अब जिंदगी भर मेरी पूजा होगी। दोस्त, ये आपके हाथ में है। आप अपना आज कुर्बान करके भविष्य निर्माण कर सकते हो या अपना आज निर्माण करके भविष्य कुर्बान कर दो। बात सिर्फ 2 से 3 साल की है। अगर आपने 2 से 3 साल मेहनत कर ली, तो मैं आपको बताता हूँ, आप आगे ज़िंदगी अपने हिसाब से जियोगे और आपको पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत कभी भी नहीं पड़ेगी। सिर्फ 2 से 3 साल कठिन रहा है, लेकिन उसके बाद ज़िंदगी बेहद आसान है। आप सारे काम कर सकते हो आगे जाकर। आइए वापस लेके आता हूँ। ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। हम कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों पढ़ते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव, कारण, उद्देश्य, पर्पस क्या है? साल के पहले दिन कॉस्ट निकालनी है। इसके अलावा प्रॉफिट निकालना है, सेलिंग प्राइस और बाद में कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन।
अब सवाल है कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन क्या होता है? मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। जैसे दोस्त को मैंने बोल दिया भाई तू 50 रुपए प्लेट रख ले। 1 साल के बाद आया मेरे पास। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहा है मार्जिन कुछ खास नहीं हुआ। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कह रहा है मेरी जो मटेरियल 1 प्लेट की कॉस्टिंग आई वो 24 रुपए आई। मैंने कहा अच्छा। जो वेजेस आए वो 8 रुपए आए। मैंने कहा अच्छा। जो एक्सपेंस आए वो 12 रुपए आए। मेरी टोटल कॉस्ट 44 आई और सेलिंग प्राइस तो 50, प्रॉफिट 6 हुआ। मतलब मैंने उतना नहीं कमाया जितना मैंने सोचा था। मैंने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी 1 साल हो गया, अब बैठ ज़रा। बैठे हम। मैंने कहा मटेरियल में हमने सोचा था 20 लगा 24। हमें कैसे ना कैसे करके अब सेकंड ईयर में इसको 20 पर लेकर आना है। अब तो ये देख, क्या कुछ वेस्टेज ज़्यादा हुई है क्या? या ये जो मटेरियल है क्या ये आसपास कहीं और से मिल सकता है उसी क्वालिटी का? क्योंकि हम दूर से मंगाते हैं, हमें भाड़ा पड़ता है, फ्रेट देना पड़ता है। क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं क्या? तो कहता है हाँ वेस्टेज ज़्यादा है। मैं ना अब एक काम करता हूँ, जो मटेरियल मंगवाऊंगा उसको ताले चाबी में रखूंगा और देख देख के दूंगा, रोज हिसाब पूछूंगा। तो मैं कोशिश करूंगा इसको 20 पे ले आऊं। मैंने कहा ठीक है। वेजेस, मैंने कहा इसको 10 पे मत लाइयो, 8 है तो 8 रहने दे, और खर्चा 12 को 10 पे लेकर आ। कह रहा ठीक है। तो मैंने कहा एरिया आइडेंटिफाई कर कि कहाँ वेस्टेज हो रही है। 1 साल खत्म हो गया, उसके बाद दोबारा मेरे पास आया। कह रहा है वाह, ये 20, ये 8, ये 10, ये 38, ये 50 और ये 12। मैंने कहा अब तो खुश है? कह रहा हाँ। तो हमने जो किया फर्स्ट ईयर के एंड में वो कॉस्ट कंट्रोल था। कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है? हमने एक कॉस्ट एस्टिमेट करी थी, हमने एक कॉस्ट सोची थी, हमने एक कॉस्ट प्रिडिक्ट करी थी, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट। हमारा एक्चुअल में एक्सपेंस ज्यादा लगा, अब हम एफर्ट्स लगा रहे हैं कि दोबारा से एक्चुअल स्टैंडर्ड के बराबर आ जाए, और जहां एक्चुअल कम है वो कम ही रहे। तो इसको बोलते हैं कॉस्ट कंट्रोल। अब सेकेंड ईयर के एंड में दोस्त बहुत खुश है। कहता है क्या और कोई तरीका है कि मेरी कॉस्ट और कम हो जाए? क्या घटिया मोटा चावल मिला दूं? मैंने कहा नहीं, ये सब काम मत कर। हम क्वालिटी को मेंटेन करते हुए कोशिश करेंगे कि तेरी कॉस्ट परमानेंटली रिड्यूस हो जाए, परमानेंटली रिड्यूस हो जाए। हम अब होलसेल में सामान खरीदेंगे रिटेल की बजाय। हम लोग वेजेस जो हैं बार्गेन करके, क्योंकि उनको काम ज़्यादा मिलेगा तो रेट कम करवाएंगे। हम एक्सपेंसेस पे भी ध्यान देंगे। हम कैसे ना कैसे करके तेरी कॉस्ट को कम करने की कोशिश करेंगे। इसको बोलते हैं कॉस्ट रिडक्शन। अभी आपको इतना अच्छा समझ नहीं आया होगा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, उससे आप कॉस्ट कंट्रोल कॉस्ट रिडक्शन बेहतर तरीके से समझेंगे। देखिए, मेरे घर पर गर्मी के दिनों में जो आम तौर पे 5-6 महीने होते हैं गर्मी के, उसमें जो बिजली का बिल आता है वो 5,000 रुपये महीने का आता है। एक महीना था पीछे, मई का, तो उसमें जो बिल आया वो 8,500 आया। अब मैं कहीं से आया, मैंने नीचे लेटर बॉक्स में बिजली का बिल निकाला, 8,500। मैं देखते ही हिल गया। मैं बिल लेकर तनतनाता हुआ ऊपर आया। मैंने कहा ये क्या लगा रखा है तुमने? 5,000 रुपए का बिल महीना आता है, 8,500 आ रहा है, कौन भरेगा? पैसे कहाँ से आएंगे? तो वाइफ कहती है अभी मुंह हाथ धो लो, खाना खा लो, फिर बात करते हैं। अब मैं गुस्से में गया, मुंह हाथ धो के आया, खाना वाना खाया। तो मैंने कहा देखिए ऐसा है, सब लोग टेबल बैठे थे, बच्चे भी थे, वाइफ भी थी। मैंने कहा 5,000 रुपये का बिल आना चाहिए, ये 8,500 का आ रहा है। हम लोग इतने रईस नहीं है, बिल को 5,000 पे ही रखना है वरना बजट बिगड़ जाएगा। अब मैं एक बात तो समझ गया था, अगर ज़्यादा बोलूँगा तो अभी तो खाना मिल रहा है, शायद कल ना मिले। तो मैंने बात अपने ऊपर ली। मैंने कहा देखो अभी 2 दिन पहले क्या हुआ, मैं शाम को कमरे में बैठा हुआ था तो मेरे दोस्त का फ़ोन आ गया।
कमरे में एसी भी चल रहा था, लाइट फैन भी ऑन थे, टीवी भी चल रहा था। मैं फ़ोन कान पे लगा के बाहर चला गया। आधा घंटा मैंने बाहर बात करी, फिर मैं कुर्सी पे बैठ गया। 1.5-2 घंटे के बाद जब मैं अंदर आया तो एसी भी चल रहा था, लाइट भी चल रही थी, पंखा भी चल रहा था, टीवी भी चल रहा था। मेरी गलती थी, मेरे को बंद करके जाना चाहिए था। तो सभी बोले, हाँ बिल्कुल, आप ही इतनी बर्बादी कर रहे हो। मैंने कहा, हाँ बिल्कुल मैं बर्बादी कर रहा हूँ, लेकिन सभी लोग अब आगे से ध्यान देंगे। तो इससे समझाया तो उनको कुछ समझ आया। तो मैंने कहा, देखो, एक बच्चे की ड्यूटी लगा दी, रात को आप सारा घर चक्कर लगाओगे, किसी का मोबाइल चार्जिंग, लैपटॉप चार्जिंग लगा तो नहीं रह गया, कोई फालतू के सॉकेट तो नहीं चल रहे, सीढ़ियों की लाइट तो नहीं चल रही, ये सब देखना है और जो फालतू लाइट है बंद करनी है। इसके अलावा शाम को हम 2 घंटे टीवी देखते हुए एक ही जगह बैठेंगे। अभी कोई अपने कमरे में पड़ा है, कोई लैपटॉप पे टीवी देख रहा है, कोई मोबाइल पे टीवी देख रहा है, कोई बालकनी में है। तो मैंने कहा, एक जगह बैठेंगे, अंदर की सारी लाइटें वगैरह बंद रखेंगे, इससे मेल जोल भी बढ़ेगा परिवार में और खर्चा भी कम आएगा। तो अब हम फालतू जो है बिजली का उपयोग नहीं करेंगे। ये डिसाइड हुआ। अगले महीने का साहब बिल आया 5,000। मैंने कहा, वाह बहुत बढ़िया, ये कॉस्ट कंट्रोल है। स्टैंडर्ड था 5, एक्चुअल था 8.5, हम उसको 5 पे ले आए। अब जब 5,000 का बिल आया तो मैंने अपनी पत्नी को कहा, मैंने कहा, अगर ये बिल 4,000 हो जाए तो कितना अच्छा हो, मैं तो तुम्हें महीने में 2 बार बाहर खाना खिलाने लेके चलूंगा। उसने बोला, खाने के चक्कर में क्या हम गर्मी में बैठे लाइट भी ना जलाएं क्या? मैंने कहा, नहीं, मैंने ये नहीं बोला, तुम क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज मत करो, लेकिन क्या कोई तरीका है कि बिल कम किया जा सकता है? बच्चों ने कहा कि जितनी भी ट्यूबलाइट है इनको सीएफएल से बदल दो, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज हैं वो 5 स्टार रेटेड होने चाहिए। तो मैंने कहा, एक एसी खराब हो रहा है, कह रहा है 5 स्टार वाला ले लो, ये तो लोकल है। तो वहां से हमने आदत बनाई, हम जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लिए आगे जाके जो खराब होते थे, नए लेने थे, वो 5 स्टार रेटेड लिए। सारे घर में हमने एलईडी और एलसीडी ये सब लगा दिए, एलईडी बल्ब्स लगा दिए। इससे हमारा अगले महीने का जो बिजली का खर्चा है वो 3200 रुपये आया, 3200। ये कॉस्ट रिडक्शन है। कॉस्ट रिडक्शन परमानेंट नेचर का होता है, क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टाफ या फैमिली मेंबर्स उनकी वजह से अराइज होना चाहिए। सो कुल मिला के आपने कॉस्ट सोची है लेट से 100 रुपए, एक्चुअल में उससे ज्यादा लग गई, लेट से 110। जब आप 110 को 100 पे लाने की कोशिश करते हो, ये कॉस्ट कंट्रोल है, बट ये टेम्परेरी नेचर का है। मान लो 100 पर आ गई, अब आप उसको परमानेंटली और कम करने की कोशिश कर रहे हो, ये कॉस्ट रिडक्शन होता है। तो यहाँ पे भी यही हुआ। पहले जब हमने देखा कि उसकी कॉस्ट 44 आई, तो हमने कहा, एक काम करते हैं, हम इसको कम करने की कोशिश करेंगे, हम वही कॉस्ट लाने की कोशिश करेंगे जो हमने प्लान करी थी। ये कॉस्ट कंट्रोल है। जब वो कॉस्ट अचीव हो गई तो हमने कहा, अब सोचो, होलसेल में खरीद लेते हैं, कुछ और तरीके से कॉस्ट कम करने की कोशिश करते हैं, बट क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। ये कॉस्ट रिडक्शन कहलाता है। आइए एक बार इसके बारे में लिखते हैं। कॉस्ट कंट्रोल। When actual cost is more than standard cost, efforts are made to bring back cost at standard level. It is called कॉस्ट कंट्रोल। आगे देखते हैं। कॉस्ट
रिडक्शन, परमानेंट reduction in cost, below the स्टैंडर्ड लेवल, स्टैंडर्ड से भी कम करना, विदाउट अफेक्टिंग क्वालिटी, परमानेंटली रिडक्शन, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टाफ, विदाउट अफेक्टिंग क्वालिटी, परमानेंट रिडक्शन और एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टाफ, इसको बोलते हैं कॉस्ट रिडक्शन। अगर एक एग्जांपल की हेल्प से बताऊं तो देखिए, स्टैंडर्ड कॉस्ट 100 रुपये, एक्चुअल कॉस्ट 120। हमने सोचा था 100 रुपये लगेंगे, बट हमारे 120 रुपये लगे। जब हम 120 को 100 पर लेकर आते हैं तो इसको बोलते हैं कॉस्ट कंट्रोल। और जब हम 100 से भी पीछे ले जाने की कोशिश करते हैं, इसको बोलते हैं कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट अकाउंटिंग ही हमें कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन सिखाता है, ये ऑब्जेक्टिव है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव क्या हो गए? पर यूनिट कॉस्ट डिटरमाइन करना, प्रॉफिट मार्जिन जोड़ना, सेलिंग प्राइस निकालना, कॉस्ट को कंट्रोल, कॉस्ट को रिड्यूस करना और मैनेजमेंट को असिस्ट करना जिससे कि वो डिसीजंस ले सके। दिस इज कॉल्ड कॉस्ट अकाउंटिंग ऑब्जेक्टिव्स। एक बार आप इसको देख सकते हैं, फिर मैं आपको आगे लेके चलूंगा। आई होप आपने ये लिख लिया होगा। मैं एक बार ऊपर चर्चा दोबारा कर लेता हूँ ऑब्जेक्टिव की। पहला है एसर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट को एसर्टेन करना शुरुआत में, जब आप नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, साल शुरू होता है तब इंडस्ट्री के हिसाब से, अपनी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से प्रॉफिट मार्जिन डिटरमाइन करना, सेलिंग प्राइस निकालना, अगर कॉस्ट ज़्यादा लगे तो उसको कंट्रोल करना, फिर उसको कोशिश करके परमानेंटली रिड्यूस करना। असिस्ट मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, मैनेजमेंट को मदद करता है ये सिस्टम। मैनेजमेंट डिसीजंस लेती है कई तरह के, किसको बनाना चाहिए, किसको नहीं, किसको बंद कर दें, किसको प्रमोट करें, इस तरह से। सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है किसी भी बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन बताना। कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है किसी भी बिजनेस में इनिशियली क्या कॉस्ट होगी, क्या प्रॉफिट होगा, क्या सेलिंग प्राइस होना चाहिए, बाद में अगर कॉस्ट ज़्यादा लग रही है तो उसको कैसे कंट्रोल रिड्यूस करें, और मैनेजमेंट को मदद करता है जिससे वो डिसीजंस ले सके। अब मैं आपको आज के सेशन में ये बताना चाहूँगा कि कॉस्टिंग में हमारा कोर्स क्या है, कितने चैप्टर्स हैं, वो सारी चीज़ें एक बार आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। देखिएगा ज़रा। कोर्स, अ, सबसे पहला एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट।
ये एक मेन पार्ट है हमारे कोर्स में जिसको हम बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में 3 चैप्टर्स हैं। एक मटेरियल कॉस्ट, दूसरा एम्प्लॉय कॉस्ट, तीसरा ओवरहेड कॉस्ट। ये 3 चैप्टर्स हैं, मटेरियल, एम्प्लॉय, ओवरहेड्स। अब इन चैप्टर्स के अंदर क्या है एक बार थोड़ा देखते हैं। मान लीजिए कोई कंपनी है, वो शूज बना रही है, जैसे बाटा है, लिबर्टी है। अब उनको ना कुछ डिसीजंस लेने पड़ते हैं। जैसे सबसे पहला डिसीजन, लेदर कितना खरीदें। अब सभी को पता है, आमतौर पे घरों के अंदर क्या होता है, हमारा जो रसोई का सामान होता है, दाल चावल चीनी चावल, हम आमतौर पे 1 महीने का लेकर आते हैं और उसके बाद अगले महीने दोबारा लाते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि साधारण परिवारों में मंथली सैलरी मिलती है, महीने में एक बार पैसा आता है, हर महीने का अलग हिसाब रहता है। लेकिन जो बड़े बड़े बिजनेस हैं, जैसे बाटा कंपनी है, लिबर्टी है या कोई और शूज की कंपनी है, वो लोग मटेरियल जब खरीदेंगे, क्या वो लोग भी मंथली खरीदेंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो मटेरियल टॉपिक में आपको सिखाते हैं कि एक बार में कितनी क्वांटिटी खरीदें। असल में ज़्यादा खरीदेंगे तो उसको रखने की समस्या है, कम खरीदेंगे तो बार-बार वो कार्टेज, ट्रांसपोर्टेशन भी लगता है। तो इस टॉपिक में आपको बताते हैं कि एक बार में कितनी क्वांटिटी खरीदें। फिर जब क्वांटिटी आ जाती है तो उसको कंट्रोल भी करना पड़ता है। कंट्रोल यानी कि संभाल के रखना। अब सारी चीज़ें तो संभाल के नहीं रख सकते, सभी को ताले चाबी में नहीं रख सकते। किसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, किसके ऊपर कम ध्यान देना चाहिए। कई बार मटेरियल रखे-रखे थोड़ा-सा नुकसान भी हो जाता है, उसका लॉस हो जाता है, तो उसकी भी अकाउंटिंग करना। जब मटेरियल खरीदते हैं तो कई तरह की कॉस्ट लगती है। एक परचेज़ कॉस्ट हो गया, रास्ते का भाड़ा हो गया, ट्रांज़िट इंश्योरेंस हो गया, फिर रास्ते में टोल वगैरह पड़ा वो दिया, तो टोटल कॉस्ट निकालना सामान कितने का पड़ा। फिर उसमें से थोड़ा-सा इसके लिए इस्तेमाल कर लिया, थोड़ा-सा उसके लिए इस्तेमाल कर लिया, तो जो हमने इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट निकालना, क्योंकि हर कस्टमर के लिए डिफरेंट रिक्वायरमेंट है, डिफरेंट क्वांटिटी है, सबकी कॉस्ट निकालनी पड़ती है, तो वहाँ कितना मटेरियल लगा, यहाँ कितना मटेरियल लगा, ये सब चीज़ें हम मटेरियल कॉस्ट टॉपिक के अंदर पढ़ते हैं। सो इन ब्रीफ अगर मैं आपसे बात करूँ, तो यहाँ पर मटेरियल कॉस्ट, हाउ मच क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी एक बार में खरीदें, इन्वेंट्री को कंट्रोल कैसे करते हैं, अकाउंटिंग फॉर लॉस, टोटल मटेरियल कॉस्ट, इशू कॉस्ट। इशू कॉस्ट यानी कि फीफो लीफो, इशू प्राइस या इशू कॉस्ट। तो ये है मटेरियल टॉपिक के अंदर। अब एक चैप्टर है एम्प्लॉय। हमारे यहाँ जो एम्प्लॉय काम करते हैं उनको हम वेजेस या सैलरी देते हैं, उसके अलावा उनका कोई प्रोविडेंट फंड का अकाउंट भी खुलवाते हैं, उनको कन्वेंस के पैसे भी देते हैं। तो एम्प्लॉय को कितने पैसे दिए वो कैलकुलेट करना। कई बार एम्प्लॉय ओवर टाइम करता है तो ओवर टाइम की कैलकुलेशन करना। कई बार एम्प्लॉय समय बर्बाद करता है, जैसे मान लो लाइट नहीं थी तो खाली बैठा रहा, इसको बोलते हैं आइडल टाइम, उसकी अकाउंटिंग करना। तो एक तरह से वर्कर के रेम्युनरेशंस निकालने, अच्छा काम करने पे बोनस कैलकुलेट करना, ये सब चीज़ें एम्प्लॉय कॉस्ट के अंदर हम पढ़ते हैं। यानी कि रेम्युनरेशन कंप्यूटेशन। रेम्युनरेशन का मतलब हो गया सैलरी, बोनस निकालना, ओवरटाइम की पेमेंट निकालना, जो समय बर्बाद हुआ उसकी कैलकुलेशंस करना। अब एक चैप्टर होता है ओवरहेड्स।
ओवरहेड्स क्या होता है? एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। जैसे मारुति कंपनी है, अब बना रही है वो कार, तो उन्होंने एक फैक्ट्री किराए पे ले ली। अब वहाँ पे वो कई तरह की कार बनाती है। मारुति एल्टो, वैगन आर, स्विफ्ट, डिज़ायर, बलिनो ऐसे। तो उन्होंने पूरा फैक्ट्री बहुत बड़ा शेड किराए पे ले रखा है जिसका वो 20 लाख रुपए महीना किराया देते हैं। अब ये किराया जो है वो हर कार की कॉस्ट में ऐड होगा, लेकिन किस कार की कॉस्ट में कितना किराया ऐड करें? हमने कुछ कॉमन स्टाफ रख रखा है, उनको सैलरी देते हैं, वो सारी कार बनाने में मदद करते हैं, बट जो स्टाफ को सैलरी दे रहे हैं उसका कितना हिस्सा किस कार में ऐड करें, ये भी डिसाइड करना पड़ता है। तो इसको बोलते हैं एलोकेशन एंड अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स। आइए, बांटना, खर्चों को बांटना, ये हो गया हमारा ओवरहेड कॉस्ट। इसके बाद नेक्स्ट हमारी हेडिंग होती है मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग। डिफरेंट बिजनेस में डिफरेंट तरह से कैलकुलेशंस की जाती हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, जहाँ पे बिल्डिंगें बनती हैं, रोड्स बनते हैं, डैम्स बनते हैं, ब्रिज बनते हैं, तो उन लोगों की कॉस्ट कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए एक टॉपिक बना रखा है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। तो इसके अंदर हम आपको कंस्ट्रक्शन कंपनी की कॉस्ट निकालना सिखाएंगे। कॉस्ट कंप्यूटेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन कंपनी। अच्छा, कुछ ऐसी कंपनी होती है जो सर्विसेज में है। अब जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये भी तो एक सर्विस है। हॉस्पिटल्स हैं, वो भी सर्विस देते हैं। इंडियन रेलवेज है, वो भी सर्विस दे रहा है। इसी तरह से टैक्सी है, ओला, उबर, वो भी सर्विस दे रहे हैं। तो सर्विस देने वाले लोगों की कॉस्ट कैसे निकालते हैं, उसका भी एक अलग तरीका होता है। तो सर्विस कॉस्टिंग, कॉस्ट कंप्यूटेशन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर। प्रोसेस कॉस्टिंग, जब एक प्रोडक्ट एक से ज़्यादा प्रोसेस से पास होता है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो होती हैं, उनकी कॉस्ट प्रोसेस कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग निकालते हैं। जहाँ प्रोडक्शन हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, यानी कि कॉस्ट कंप्यूटेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स। नेक्स्ट, जॉब एंड बैच। कई बार हम अपने हिसाब से काम कराते हैं, जैसे टेलर है, अपना नाप दे के अपने स्टाइल से कपड़े बनवाते हैं। नाई है, उसको अपने हिसाब से बाल कटवाते हैं, तो वो लोग कैसे कॉस्ट निकालेंगे? बैच कॉस्टिंग होती है, जहाँ पर आप कह सकते हैं कई सारी वैराइटीज़ बनती है बट स्मॉल क्वांटिटीज़ में बनती हैं। जैसे फार्मा, दवाइयाँ वाला सेक्टर हो गया, वहाँ पे आप कभी भी देखिए दवाई के ऊपर बैच कॉस्टिंग लिखा होता है, बैच नंबर लिखा होता है, तो वहाँ बैच कॉस्टिंग यूज़ करते हैं। तो जॉब एंड बैच का मतलब हुआ अगर कोई स्पेसिफिक ऑर्डर है, स्पेसिफिक ऑर्डर, तो वहाँ पर जॉब एंड बैच यूज़ करते हैं। एक है कॉस्ट शीट।
जहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट बनता है और बहुत बल्क में बनता है, वहाँ पे कॉस्ट शीट के माध्यम से निकालते हैं। सिंगल प्रोडक्ट बल्क में बन रहा है। एक होता है एबीसी, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एक्चुअली ये ओवरहेड जो टॉपिक है ना, जहाँ हम खर्चों को बाँटते हैं, ये उसका एक इम्प्रूव सिस्टम है, बेहतर सिस्टम है। यानी कि इम्प्रूव मेथड ऑफ ओ ऑब्लिक एच का मतलब हो गया ओवरहेड चैप्टर। ये उसका एक इम्प्रूव मेथड है। इसके बाद टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग। 10th बजटिंग। यहाँ पे आपको बजट बनाना सिखाएंगे, कितना बनाना चाहिए, कितना बेचना चाहिए, किस प्रकार से बेचें, खर्चे कितने। तो एक तरह से फोरकास्टिंग का सारा यहाँ पे सिखाया जाता है। फोरकास्टिंग। नेक्स्ट, मार्जिनल। इसके अंदर आपको कॉस्ट, प्रॉफिट, ब्रेक इवन, ये सब पढ़ाया जाएगा। किसी भी बिजनेस की कॉस्ट कैलकुलेशन, उसका प्रॉफिट कैलकुलेशन, उसका ब्रेक इवन कैलकुलेशन, ये सब। नेक्स्ट, 12th स्टैंडर्ड। यहाँ पे टारगेट और एक्चुअल्स, असल में हमें कुछ टारगेट्स गिवन होंगे और एक्चुअल्स होंगे, उनको कंपेयर करके डिफरेंस वगैरह निकालना होता है। हमने कितनी कॉस्ट सोची थी, हमारी कितनी लगी, दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कहलाता है, टारगेट वर्सेस एक्चुअल। और लास्ट, अकाउंटिंग। एक चैप्टर अकाउंटिंग के ऊपर भी है, जिसका नाम है कॉस्ट कंट्रोल। इसमें कॉस्टिंग में कुछ अलग तरीके से एंट्रीज होती हैं, वो सिखाएंगे। एंट्रीज और कहीं पे भी नहीं, सिर्फ यहीं पर है एंट्रीज, तो वो एंट्रीज यहाँ सिखाएंगे। और आप लास्ट कह सकते हैं थ्योरी, आप लास्ट कह सकते हैं थ्योरी। तो इस प्रकार से ये हमारे सारे चैप्टर्स हैं। पास्ट में देखें, हर चैप्टर से क्वेश्चन आता है, एक आध बार किसी टॉपिक से नहीं आया, अदरवाइज सारे करने ज़रूरी हैं। आप देख सकते हैं ये। अगर मैं आपको अब ब्रीफ एनालाइज करूं, तो यहाँ पे सबसे पहले हम मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, इनके बारे में सीखेंगे। जैसे कोई भी बिजनेस होता है, उसमें मटेरियल लगता है, तो वो कैसे खरीदते हैं, उसकी कॉस्ट कैसे निकालते हैं, उसको कैसे अकाउंट करते हैं। हमारे बिजनेस में एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनकी सैलरी वेजेस कैसे निकाली जाती है, कुछ खर्चे होते हैं, उनकी अकाउंटिंग। उसके बाद हर सेक्टर की कैलकुलेशंस अलग होती है, कंस्ट्रक्शन वालों की अलग, सर्विस वालों की अलग, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की अलग, स्पेसिफिक ऑर्डर की अलग, तो वो कैसे करते हैं। फिर लास्ट में हर बिजनेस का प्रॉफिट मार्जिनल कॉस्टिंग के माध्यम से निकालते हैं। कुछ बजट बनाना भी सिखाएंगे और बाद में उसको कंपेयर करना। तो जो टेक्निक्स है ना, वो बेसिकली मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहलाता है। टेक्निक्स जो होती है वो टॉप मैनेजमेंट करती हैं, बजट बनाना, फिर कंपेयर करके डिफरेंस निकालना, ये सब चीज़ें। तो ये है हमारा एक कॉस्टिंग का इंट्रोडक्शन। अगर मैं आपको ब्रीफ में एक्सप्लेन करूं कि मैंने आपको आज क्या कराया है, सबसे पहले मैंने आपको बताया कॉस्ट क्या होती है।
कोई भी खर्चा जो हम कमाने के लिए करते हैं, जिसको हम अपने कस्टमर से रिकवर कर सकते हैं एज अ पार्ट ऑफ सेलिंग प्राइस, वो कॉस्ट कहलाता है। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है? एक टाइम पीरियड में जितनी भी कॉस्ट लगी है, उन सबको अकाउंट फॉर करना, एक्यूमुलेट करना। ये शुरू होता है रिकॉर्डिंग से और खत्म होता है एक कॉस्ट स्टेटमेंट बनाने तक। कॉस्टिंग का मतलब होता है पर यूनिट कॉस्ट निकालना। कॉस्ट अकाउंटेंसी का मतलब होता है जो कॉस्ट स्टेटमेंट आपने बनाई है उसको अलॉन्ग विद सेल्स एंड प्रॉफिट टॉप मैनेजमेंट को प्रेजेंट कर दो। इसके बाद टॉप मैनेजमेंट को डिसीजंस लेती हैं बिजनेस को आगे बढ़ाने से रिलेटेड, प्रॉफिट को इंप्रूव करने से रिलेटेड। वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहलाता है। हम कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमारी ज़रूरतों को पूरा नहीं करता। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की ज़रूरत ईयर एंड पे पड़ती है। वो रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन से प्रॉफिट निकालता है और फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताता है। हमें साल के पहले दिन अपनी कॉस्ट पता करनी है, अपना प्रॉफिट पता करना है, अपना सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करना है। ये सब कॉस्ट अकाउंटिंग बताता है। इसके बाद जब ईयर एंड हो जाता है, अगले साल के लिए हम कॉस्ट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और जब कॉस्ट कंट्रोल हो जाती है तो उसको कैसे रिड्यूस करें परमानेंटली। ये मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के। हम अपने आज के सेशन में आपके साथ इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ पहला टॉपिक शुरू करूंगा, बट पहला टॉपिक मटेरियल कॉस्टिंग नहीं होगा। सीक्वेंस में आपको यहाँ 8th नंबर चैप्टर दे रखा होगा कॉस्ट शीट। आप कहेंगे सर बीच में से? नहीं, बीच में से नहीं, क्योंकि कॉस्ट शीट एक ऐसा टॉपिक है जो बेसिक चैप्टर है। इसका कंसेप्ट हर टॉपिक में लगता है। जब तक आप कॉस्ट शीट नहीं करेंगे आप बाकी के टॉपिक्स नहीं पढ़ पाएंगे। सो कॉस्ट शीट इज वन ऑफ द बेसिक टॉपिक, वहीं से हम अपनी क्लास को शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। बाय बाय।